हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हमारे इकोनॉमिक्स की सीरीज में थर्ड क्लास होने वाली है और ये क्लास हम करने वाले हैं ग्रोथ चैप्टर के अंडर आने वाला टॉपिक नेशनल इनकम। ठीक है ना, इसके बारे में क्लास हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं फिर। इसी चैप्टर में हम ये वो सारे इंडिकेटर्स पढ़ेंगे ना जिनको नॉर्मली हम न्यूज़ में या कहीं पे डिस्कशन वगैरह में, अगर देश के बारे में, देश के ग्रोथ के बारे में डिस्कशन होती है तो हम सुनते रहते हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, वो सारे टर्म्स, सबका मतलब क्या होता है, उनका उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, चलो। एक पहले नेशनल इनकम का हम ओवरऑल एक मतलब समझ लेते हैं। ठीक है ना, इसको हिंदी में तो बोलते हैं हम राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय। ठीक है, ग्रोथ को वैसे हिंदी में हम वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, से वृद्धि की बात करें तो वृद्धि। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं दो में दो। चलो, तो राष्ट्रीय आय। अब ये पहले इसका ओवरऑल, इसका जो टेक्निकल डेफिनेशन है, जो कहीं पे हमें लिखना पड़ता है या जो टेक्निकली हम बताते हैं, वो तो आगे चल के हमें मिलेगा। इसी मतलब इसी लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे ना, तो आगे हमें मिलेगा। ठीक है, बट अभी एक समझ लेते हैं कि नेशनल इनकम हम बोलते किस चीज को है, राष्ट्रीय आय होता क्या है। तो फिलहाल अभी समझ लो कि नेशनल इनकम ना किसी भी राष्ट्र के द्वारा या किसी भी इकोनॉमी के द्वारा पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी इनकम अर्न की गई है एक राष्ट्र की, एक पूरी, मतलब उस राष्ट्र की बोल लो, उस इकोनॉमी की बोल लो, या उस पूरे देश की बोल लो। ठीक है, उस देश के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी इनकम अर्न की गई है उसको नेशनल इनकम बोल देते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय। अब ये पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम जान लेते हैं। ठीक है ना, कि ये राष्ट्रीय आय का बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये हमारे देश में सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था। ठीक है, आगे इसमें कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये करके सारी बातें देख लेते हैं पहले। देखो, बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है ना, नेशनल इनकम का बैकग्राउंड। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें जानने हैं, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, बार बार पूछ लेता है उसको। तो देख लो, जैसे सबसे पहली बात अगर हम करें तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम ना हमारे देश में, इंडिया में सबसे पहले किसने किया था, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये याद रखना है। ये फैक्ट, सारे जो फैक्ट मैं लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। ये पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इनके बाद 2 नंबर पे एक और हमारे साउथ इंडिया के इकोनॉमिस्ट थे। उनका नाम आता है, उनका नाम है वी, काफी लंबा नाम है तो शॉर्ट फॉर्म में ही याद रखो, वी राव। ठीक है, वी के आर भी राव। ये दो लोगों ने प्री इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि जब हमें स्वतंत्रता मिली 1947 के पहले, इन लोगों ने प्रयास किया था, मतलब 1860 और 1860 के टाइम पे प्रयास किया था इन लोगों ने। ठीक है ना, 1860 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, 1867 इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जैक्टली, उसके टाइम पे ये हुआ था। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद यानी स्वतंत्र होने के बाद आ, इसको करने के लिए ना एक मतलब कि एक बॉडी बनाई गई। ठीक है, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। और इस कमीशन के एक हमारे मेंबर थे पीसी महालनोबिस। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, जब हम आगे चल करके लास्ट में पढ़ेंगे ना 5 ईयर प्लान्स, तो उसमें भी ये नाम आएगा, पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये नाम याद रखना। ये प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर थे और ये काफी बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, इकोनॉमिस्ट मतलब इकोनॉमिक्स के भी जानकार हैं और ये स्टैटिस्टिक्स के भी जानकार हैं। तो ये सारा कारोबार उस टाइम पे इन्हीं के टाइम, मतलब इन्हीं के हाथों में था। ठीक है ना, पीसी महालनोबिस। ये था आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात। अब एक और फैक्ट है जो पूछ लिया जाता है कि ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारी कौन सी ठीक है ना मिनिस्ट्री, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल है। तो मिनिस्ट्री कौन सी करवाती, कौन सी मिनिस्ट्री इसको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करवाती है, तो उसको हम बोलते हैं मॉस्पी। ठीक है, मॉस्पी। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड
प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये मॉस्पी। तो इसके अंतर्गत हमारी दो बॉडीज काम करती थी, ठीक है ना, दो बॉडीज काम करती थी जो पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम करती थी। उन दोनों बॉडीज का नाम था, एक का नाम था हमारा CSO, ठीक है, और एक का नाम था NSSO। CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेंट्रल नहीं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम था, ठीक है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका फुल फॉर्म था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके ना, दोनों मिल करके जब मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, शुरुआत कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे इसको हम यूज करने लगे अपने कंट्री में, ठीक है, अपने इकोनॉमी के लिए। तो पहले दोनों मिलकर काम करते थे, CSO और NSSO, ठीक है, फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर काम करते थे, ठीक है ना। लेकिन आगे 2019 में चल के इन दोनों को मर्ज करके एक संस्था बना दी गई, ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके। जैसे आगे 2019 में, 2019 में इन दोनों को मर्ज करके एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सॉरी, इसका इसका ऑफिस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑफिस होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो ये 2019 में बनाया गया। उसके बाद से अब 2019 के बाद से ये राष्ट्रीय आय और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम NSO कर रहा है, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर? मॉस्पी के, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हो गया। अच्छा, अभी आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, अब कुछ यहाँ पे ना इंडिकेटर्स होते हैं, उनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स क्या होता है, किसके इंडिकेटर्स है? इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है ना, नेशनल इनकम। अब हिंदी में मैंने एक बार लिख दिया है, जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो हिंदी में अपना लिख लेना, ठीक है। और हर जो भी मैं समझाऊंगा वो तो हिंदी में ही समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर कहीं इंग्लिश में समझा रहा हूँ तो उसका हिंदी मतलब भी बताऊंगा मैं। तो इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है ना। इंडिकेटर्स मतलब कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स बोल लो या कुछ क्या बोल सकते हो उसको, कुछ अब्रिविएशन बोल सकते हो, ठीक है ना, कुछ टर्म्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे उनको इंडिकेटर्स बोलता है, ठीक है। तो इन इंडिकेटर्स में सबसे पहली बारी आती है, सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं GDP। सभी लोगों ने सुना होगा इसको, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। दूसरा, इन सब के बारे में हमें ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना, पहले देख लो इसको। इसके बाद दूसरा जो टर्म होता है उसको बोलते हैं हम NDP, ठीक है। NDP क्या होता है? नेशनल नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वेट से कि मैंने क्या लिख दिया, ये नहीं होगा, इसका होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में ना चलो, इसको हम बोलते हैं हिंदी में शुद्ध, ठीक है, घरेलू उत्पाद, या इसको कोई देशीय उत्पाद भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, बस याद रखना शुद्ध घरेलू उत्पाद, या शुद्ध को इसको नीवल भी लिखा जाता है, नीवल, ठीक है, नीवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो इंडिकेटर आता है उसको हम बोलते हैं GNP, ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल, नेशनल का राष्ट्रीय, और इसका उत्पाद, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं हम NNP, ठीक है ना, NNP। इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद,
ठीक है। अभी इनको बारी बारी से हमें एक एक को करके समझना है, ठीक है ना। ध्यान से देख लो, 4 ये इंडिकेटर्स होते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, फिर एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी एक एक को हम बारी बारी से समझते हैं क्या क्या होता है। ध्यान से देखना, ये क्लास करने के बाद ना, जैसे नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि न्यूज में या फिर कहीं पे डिस्कशन हो रहा है कुछ लोगों का, तो लोग बोलते हैं हमारे देश का ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसमें अक्सर यही यही 3-4 टर्म्स आते हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है। वो सारी बातें आज की क्लास हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही। अब इसके बाद में थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में, या जो भी चर्चा अक्सर होता है हमारे न्यूज चैनल्स पे, उसमें भी बातें समझ में आने लग जाएंगी इसके बाद, ठीक है ना। थोड़ा इस क्लास को ध्यान से देखना और समझना, मैं भी धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो मैंने टर्म लिखा है, अब हिंदी में बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा, मैंने एक बार लिख दिया है। अब उसको आप लोग देख लेना। और ऐसे अगर हिंदी से बिलोंग करते हो या इंग्लिश से, फर्क नहीं पड़ता, दोनों को जीडीपी ही बोलना पड़ता है, ठीक है ना। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका डेफिनेशन क्या होता है। अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन एक और बात बता दूं कि आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी, मतलब कि यूपीएससी के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, और ना ही आप लोग यूपीएससी की प्रेप कर रहे हो, ठीक है। तो अभी बहुत ज्यादा हमें टेक्निकल डेफिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, बस एक एक टर्म को समझने के लिए जो चीजें रिक्वायर है, जो चीजें जरूरी है, उनको हमें खाली समझना है, ठीक है। चलो, इसका भले ही डेफिनेशन मैं लिखूंगा, बट उसको रटना नहीं है, उसको समझने के पर्पज से रखना है, सिर्फ समझ करके आगे निकल जाना है। उस वो डेफिनेशन आप लोगों से कहीं पूछा नहीं जाएगा, तो रटना नहीं है उसको, ठीक है, बस खाली उसको समझ लो। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा मैं। जीडीपी क्या होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये होता है टोटल, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल और फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिश्ड, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस, जी एंड एस का मतलब होगा गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड, फाइनल, सॉरी, फाइनल और फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर। अब समझो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल और फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या हो गया, हिंदी में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, जो हिंदी से वो हिंदी में लिख लेना अपना। एक इकोनॉमी हमने समझ लिया पहले ही, हमने बेसिक, हमने क्लास, अगर किसी ने बेसिक क्लास नहीं किया तो पहले वो जाकर 2 क्लास पहले ही हो चुकी है बेसिक की, उसको पहले करके आओ, फिर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो क्या ये टोटल मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि हमारे देश में फाइनल, हमने पढ़ा था कि गुड्स की कैटेगरी में एक कैटेगरी हमने पढ़ी थी फाइनल गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, ठीक है ना, उसी की बात हो रही है कि वो सारी गुड्स जो फाइनली किसी भी इकोनॉमी का मतलब कोई देश ही मान लो ना, कोई कंट्री, ठीक है। तो कोई किसी कंट्री के द्वारा एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मान लो हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात अगर किया जाए, तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, फाइनल कॉन्टेक्स्ट में ये फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर के, ठीक है ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च। बट जरूरी नहीं है कि हर सारे देश के लिए यही हो, ठीक है ना, सबका अपना अपना ईयर होता है, बट हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी कंट्री के द्वारा जो भी फाइनल और फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनके टोटल अगर मॉनेटरी वैल्यू को, टोटल के कीमत को निकाल लो, टोटल कितना पैसा है, मतलब कितना उनसे पैसा आ सकता है, ठीक है ना। ये पैसा 2 तरह के होते हैं, मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे, इसको आगे हम समझेंगे, फिलहाल इसको हमने थोड़ा शायद बेसिक भी समझा है, बट आगे समझेंगे। तो क्या यहाँ पे हो गया कि किसी भी एक कंट्री के या इकोनॉमी के द्वारा पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी फाइनल और फिनिश्ड गुड्स को तैयार किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, उनके मॉनेटरी वैल्यू को, उनका जो पैसे में वैल्यू होगा, उसी वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, जीडीपी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जीडीपी होता है। एक बार फिर बता रहा हूं कि किसी भी एक कंट्री के द्वारा या किसी भी एक इकोनॉमी के द्वारा जो भी फाइनल या फिनिश्ड गुड्स
एक फाइनेंशियल ईयर में बनाया जाता है। अब याद रखना हम सिर्फ फाइनल और फिनिश्ड गुड्स की ही बात कर रहे हैं, बाकी सारे गुड्स की यहाँ पे बात, इंटरमीडिएट गुड्स को मत ले लेना, ठीक है, ऐसे कुछ गुड्स की बात मत करना जो फाइनली बने हैं, ठीक है ना, उसकी बात हम करेंगे, जो मतलब कंजम्पशन के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है, बीच मतलब कि क्या बोले, प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, ठीक है ना, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे फाइनल और फिनिश्ड गुड्स जो एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी इकोनॉमी और कंट्री के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनके मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा टर्म होता है, ध्यान से देखो, उसको हम बोलते हैं एनडीपी, ठीक है ना। दोनों नाम एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है, लमसम सेम है। यहाँ पे भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म मैंने यहाँ पे छोड़ा है बेटे से, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। यहाँ पे एक और टर्म लिख लो, थोड़ा सा इसको टेक्निकली भी सही बना देते हैं, ठीक है ना। विद इन विद इन द टेरिटरी, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल और फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी विद इन इट्स, विद इन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, विद इन इट्स डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है ना। पहले वाला भी सही था, ठीक है ना, समझाने के लिए मैं खाली लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म कीवर्ड है वहाँ पे, इसको लिखना थोड़ा सा जरूरी है, विद इन इट्स डोमेस्टिक टेरिटरी, टेरिटरी, ठीक है। ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हो गया, ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि अगर इंडिया की हम बात करें, ठीक है, मान लो ये हमारा, अब यहाँ पे फिगर तो नहीं बनाने वाला, ठीक है ना, ये जो भी है यहाँ पे मान लो ये इंडिया है, ठीक है। अगर इस इंडिया की हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या होती है बताना। पहले इस एनडीपी को हटा दो, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, फिर इसको लेके आएंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक का मतलब हो गया कि ये जो इंडिया की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर, इसके अंदर की बात हो रही है, ठीक है ना, जो जो जिस पे इंडिया की सोवरेंटी है, ठीक है, इंडिया पे जिसकी संप्रभुता है, जिस पे पूरा सबसे बड़ा सुप्रीम हक किसका है, इंडिया का है, वो सारी बाउंड्रीज, ठीक है ना। ये बाउंड्रीज और भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये ऐसे, हम अगर सी में जाएंगे अगल बगल, तो ये 200 नॉटिकल माइल्स तक ये जाती है, ठीक है ना, 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो जहां पे भी, जहां तक इंडिया का अपना हक है, वो सारे के सारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर इंडिया के अपने टेरिटरी, अपने रीजन, अपने सीमा रेखा के अंदर, ठीक है ना, अपने क्षेत्र में, अपने जहां पे सोवरेंटी है, संप्रभुता है, उस क्षेत्र में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके टोटल मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है ना। इन्हीं से फर्क समझ में आएगा कि जीडीपी, एनडीपी, ये सब में क्या अंतर है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना। तो जीडीपी क्या हो गया कि किसी भी कंट्री की या इकोनॉमी के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, देन द monetary value of those particular finished or final goods and services will be considered as GDP of that particular economy or that country, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो भी ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी यानी अपने सीमा रेखा के अंदर, ठीक है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है इसको भी हम लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे, हम समझेंगे। तो अपने सीमा रेखा के अंदर, अपने घरेलू, अपने टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस चीजें हुई हैं, उसका अगर हम मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। अब एक और सवाल आता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जो हमारे सीमा रेखा से बाहर बिलोंग करती है, ठीक है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, इसको देख लो क्या क्या। पहले तो ये अपने जो भी हमारी सीमा रेखा है, इसके अंदर जो चीजें होंगी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में होंगी, पहली बात, ठीक है, मतलब अंडर बाउंड्री, ठीक है, ये बात। दूसरी बात आती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हम ना, जो जैसे मान लो कि हाई कमीशन होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये पूछता है पेपर में, हाई कमीशन, जिसको उच्चायुक्त हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, सॉरी उच्चायोग बोलते हैं, उच्चायोग, हाई कमिश्नर को उच्चायुक्त बोलते हैं, हाई कमीशंस, हाई कमीशंस, या कहीं कहीं पे इसी हाई कमीशन को, कहीं कहीं पे नहीं, मतलब अगर वो क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ की कंट्री के बीच में संबंध, मतलब रिलेशन नहीं बन रहा है, तो उसको हम एम्बसी बोल देते हैं, ठीक है ना, एम्बसी, ठीक है, एम्बसी। तो एम्बसी, तो या तो देखो ध्यान से, पहले तो बाउंड्री हमारी हो गई, फिर हाई कमीशंस या एम्बसीज हो गए, ठीक है। थर्ड नंबर में अगर मान लो हमारे हमारे कंट्री का या किसी भी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी कोई शिप है, ठीक है, या फिर कोई प्लेन है, प्लेन,
ठीक है ना, कोई प्लेन है, ठीक है। और इसके अलावा और अगर हम बात करें, हाँ एक और टर्म होता है शिप या प्लेन हो गया। एक फोर्थ नंबर में और कैटेगरी होती है मिलिट्री बेसिस। मिलिट्री बेसिस, ठीक है। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का मिलिट्री बेस किसी अदर कंट्री में है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिया पर मिलिट्री बेस तो नहीं है, लेकिन मिलिट्री बेस बहुत सारे कंट्रीज में यूएसए की है। पहले इसको समझो, हाई कमीशन। जैसे हमने पढ़ा होगा कि हर कंट्री का ना एक उच्च आयोग बोल लो या फिर उसकी राजदूतावास बोल लो, ये अलग अलग कंट्रीज में होता है। जैसे मान लो हमारी कंट्री इंडिया है, तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीज का जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, उनका यहाँ पे एम्बेसी, उनकी यहाँ पे एम्बेसी होगी, उनका यहाँ पे क्या होगा, राजदूतावास होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यूएसए की बात करो, तो यहाँ पे कहीं हमारे यहाँ दिल्ली में, दिल्ली में ही होगा ना, दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो दिल्ली में राजदूतावास होगा जो यूएसए का। तो याद रखना ये राजदूतावास किसका है, यूएसए का है। और है ये कहाँ पे, हमारी कंट्री में। बट फिर भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेरिटरी में, जहां पर मतलब जो जिस भी फील्ड में, जिस भी एरिया में ये पर्टिकुलर टेरिटरी, ये राजदूतावास बिलोंग करता है, अगर यहाँ पे कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो वो इंडिया की नहीं कही जाएगी, वो किसकी हो जाएगी, यूएसए की, ठीक है ना। तो यही मैंने बात बोली। जैसे मान लो कि अगर यूएसए की एम्बेसी हमारे यहाँ है, तो हमारी भी एम्बेसी यूएसए में होगी। तो यूएसए में जो हमारी एम्बेसी होगी, अगर वहां पे कोई चीज प्रोड्यूस की गई है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसका जो वैल्यू होगा वो किसके जीडीपी में काउंट होगा, वो अमेरिका के जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। अमेरिका में नहीं काउंट होगा, वो कहाँ पे, वो इंडिया में काउंट होगा, ठीक है। ऐसे ही हाई कमीशन होता है। हाई कमीशन उनको बोलते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्री, जो सभी मतलब जो कभी ना कभी मतलब क्या, ब्रिटेन की क्या कॉलोनी रही थी, ठीक है ना। जो भी ऐसी कंट्रीज जो ब्रिटेन की कॉलोनी रही थी, या जो भी ऐसे समझ लो कि जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंडर में जो बिलोंग करते हैं, उनमें अगर कहीं पे एम्बेसी हो तो उसको एम्बेसी ना बोल करके हम हाई कमीशन बोलते हैं, उच्च आयोग, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही है, सिमिलर वर्ड है। चलो, समझ आ गया। ऐसे ही अगर शीप, मान लो कोई इंडियन शीप है या इंडियन प्लेन है जो कहीं किसी और दूसरे देश के या तो उसके मतलब वाटर्स में या फिर दूसरे देश के क्या बोले एयर स्पेस में फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसमें भी अगर कोई चीज चीज प्रोड्यूस हो गई तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री की नहीं, बल्कि जिस देश की वो प्लेन या शिप होगी उसकी कही जाएगी, ठीक है। ऐसे मिलिट्री बेस का भी होता है। मिलिट्री बेस जैसे मान लो कि हमारे यहाँ की कुछ सेना, ठीक है ना, जाकर के जैसे मालदीव में मिलिट्री बेस मान लो मिल जाता है, वहां पे ले जाकर के रख दिया जाए, ठीक है। तो वहां पे उस पर्टिकुलर मिलिट्री बेस में, क्योंकि जमीन तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री की होगी, मालदीव की होगी, लेकिन वहां पे मिलिट्री के हमारे ऑफिशियल्स हैं, तो वो जो मिलिट्री बेस वाला एरिया होगा ना जमीन का, वो एरिया किससे बिलोंग करेगा, वो इंडियन टेरिटरी कहलाएगी एरिया वो, ठीक है। वो जो एरिया होगा, वो जो क्षेत्रफल होगा, वो इसको इंडियन टेरिटरी बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। बाउंड्री हो गई, हाई कमीशन, एम्बेसी, शीप, प्लेन एंड मिलिट्री बेसिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है एनडीपी, ठीक है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा एक बात है, देखो यहाँ पर नेट, जहां भी ये नेट वर्ड लग जाता है ना, एक बात याद कर लो, जहां भी ये नेट वर्ड लगेगा इसका मतलब होता है कुछ वहां से क्या, समथिंग हैज बीन व्हाट, समथिंग हैज बीन डिडक्टेड। डिडक्टेड इसका मतलब हो गया कि कुछ उसमें से घटाया गया है, ठीक है ना। याद रखना, जहां भी नेट वर्ड लग जाए, याद रखना उसमें से कुछ ना कुछ घटाया गया है, तभी वो नेट बना है, ठीक है। अब चलो, इसकी अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो ठीक है समझ लो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, इसका डेफिनेशन जीडीपी के जैसा ही है, बस क्या होता है कि इसके डेफिनेशन में जीडीपी, ठीक है ना, माइनस डिप्रेसिएशन, जीडीपी में से हम डिप्रेसिएशन को घटाते हैं, ठीक है ना, डिप्रेसिएशन। ये डिप्रेसिएशन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य ह्रास, ठीक है ना। समझा रहा हूं मैं भी, इसको ध्यान से देख लो, मूल्य ह्रास। ये मूल्य ह्रास क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई कंपनी या फैक्ट्री है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट मैं आसान भाषा में थोड़ा समझा रहा हूँ। जैसे कोई कंपनी या फैक्ट्री है, मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री से बहुत सारी मशीनरीज लगी होंगी, ठीक है ना, मशीनरीज लगी होंगी। अब मान लो कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया इस फैक्ट्री में या इन मशीनरीज के सहारे, जो भी चीज हमने प्रोड्यूस करी, उसके फाइनल वैल्यू को तो हमने जीडीपी में ऐड कर लिया, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, तो उसके फाइनल वैल्यू को हमने ऐड किया, लेकिन क्या इन मशीनरीज में कुछ मशीनरीज खराब हुई होंगी, इनमें भी तो कुछ ह्रास हुआ होगा ना। जो भी चीजें उन पर्टिकुलर फाइनल गुड्स को बनाने के लिए जो भी चीजें हमने यूज करी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने पहले पढ़ा है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ चीजें मूल्य ह्रास भी तो हुई होगी, जैसे मशीनरीज हो गई, ठीक है। या मान लो अगर कोई वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर था तो उसमें भी कुछ दिक्कत हुई होगी, ठीक है। तो ऐसी चीजें, तो ऐसे मशीनरीज में इनका जो मूल्य ह्रास हुआ है, जो भी तोड़फोड़ हुआ है, जो भी खराब, इसको वियर एंड टीयर भी बोलते हैं, ठीक है ना, वियर एंड टीयर यानी क्षति,
ठीक है, वियर एंड टीयर, तो क्षति भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो भी क्षति हुई है। तो ध्यान से देखो, जीडीपी क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब था क्या, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है ना, टोटल। डोमेस्टिक का मतलब समझ लिया, डोमेस्टिक घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद जो भी प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये जीडीपी, अब बताना ये एक्चुअल में नहीं है ना, जैसे मान लो कि हम कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई जॉब कर रहे हैं डेली, मान लो हमारे जहाँ जहाँ पे हमारा घर है, जहाँ पे हमारा हाउस है, या जहाँ पे रूम जहाँ पे हम रहते हैं, वहां से हम अपनी कार या बाइक लेकर के जॉब करने कहीं और पे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी हमें सैलरी मिली, उस सैलरी को हम ग्रॉस सैलरी बोलेंगे, ठीक है ना, ग्रॉस सैलरी, क्योंकि वो सैलरी एक्चुअल में जितनी मिली है वो टोटल हमारी इनकम ही नहीं है। उस सैलरी को अर्न करने के लिए हमने कुछ खर्च भी किया था यहाँ पे। देखो, हम डेली जाते थे तो यहाँ पे कुछ पेट्रोल का खर्च आता था, जो भी हम गाड़ी को यूज करके जाते थे, फिर उस गाड़ी में कुछ मतलब गाड़ी भी डेली उसका कुछ डिप्रेसिएशन, मूल्य ह्रास हो रहा है उसका, ठीक है। तो वो सारी चीजों को हम माइनस कर देंगे डिप्रेसिएशन को यहाँ से, तो वो क्या, नेट निकल के आ जाएगा। नेट का मतलब होता है शुद्ध, तो इसलिए हमने इसका नाम भी दिया था एनडीपी का, शुद्ध घरेलू उत्पाद। और मैंने फिर यही बताया था कि नेट जहां पे लग जाए वहां पे कुछ ना कुछ घटाना पड़ता है, और वो क्या घटाना पड़ता है, यही जो घटाना पड़ता है उसको बोलते हैं हम डिप्रेशिएशन, ठीक है ना, डिप्रेशिएशन, ठीक है, डिप्रेशिएशन या मूल्यह्रास, ठीक है। तो याद रखना, अब हमें अगर एनडीपी निकालना हो तो एनडीपी बराबर क्या हो जाएगा, फिर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रेशिएशन, ठीक है, डिप्रेशिएशन। याद रखना है फॉर्मूला, आगे जाके ये काम में आएगा, ठीक है ना, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रेशिएशन। अब देख लो इसका, मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा सा, अगर इंग्लिश में किसी को डेफिनेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा कि टोटल मॉनेटरी वैल्यूज of final goods and services produced by an economy within its domestic territory after what deducting or reducing the depreciation, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन। अगर किसी को लिखना है तो दोबारा से बैक करके सुन करके उसको नोट कर लेना। यानी हिंदी में बता दे रहा हूं कि किसी भी इकोनॉमी द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में उसके अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी कि अपने घरेलू क्षेत्र में, ठीक है, जहां पे उसका मतलब क्या संप्रभुता उसकी, उस क्षेत्र में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उनमें से यदि हम मूल्य ह्रास को घटा दें, मूल्य ह्रास मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको ढंग से, मूल्य ह्रास को घटा दें तो जो वैल्यू वैल्यू हमें बचेगा, वो वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। जीडीपी और एनडीपी हमने समझ लिया। ये मूल्य ह्रास को समझना तो और ऐसे भी समझ सकते हो क्या, जैसे मान लो हमने आज कुछ भी, मान लो हमने एक स्मार्टफोन खरीदा आज, कोई मान लो 20K का, 20,000 का, ठीक है। अब आज हमने खरीदा, कल एक दिन बाद ही इसको बेचने जाओगे, अगर किसी को सेल करने जाओगे, तो ये मतलब क्या बोले 15K के आसपास की सैलरी, इसका मतलब 15K के आसपास इसका वैल्यू हो जाएगा, वर्थ हो जाएगा। तो बताना, ये एक दिन हमने इसको यूज किया तो एक दिन में इसके मूल्य में कितना डिप्रेसिएशन हुआ, लमसम 5K हो गया ना। तो यही यही डिप्रेसिएशन होता है कि इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो कभी आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो सर्विस मैं बेच रहा हूं आप लोगों को टीचिंग की, तो ये पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, पीसी मेरे पास है, तो इस पीसी का यूज कर रहा हूँ, तो इसमें भी तो कुछ वियर एंड टियर हो रहा होगा ना, इसका मूल्य ह्रास हो रहा होगा, कुछ दिनों बाद ये खराब भी हो जाएगा चलते चलते, ठीक है। तो वही जो मूल्य का ह्रास हो रहा है इन सारी चीजों में, उसी को हम डिप्रेसिएशन बोलते हैं, और जीडीपी में से यही डिप्रेसिएशन को हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाता है, एनडीपी। क्लियर है, आगे चलो। अगला टर्म है हमारा जीएनपी, ठीक है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब दो बातें यहाँ पे, अभी तक हम डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे नेशनल आ गया, ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो पहले तो देखो इसका मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे निकालते हैं। देखो ये हमारा हो गया जीडीपी, ठीक है, जीडीपी के बारे में पहले से ही पता, जीडीपी क्या है हम समझ चुके हैं। तो जीडीपी में हमें क्या ऐड करना होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है ना, नेट फैक्टर इनकम ये क्या होता है अभी समझेंगे, अब इसको हम पहले इसका हिंदी में नाम देख लो। नेट फैक्टर इनकम बोलते हैं शुद्ध, अब देखो यहां भी नेट लगा है, नेट लगा है मतलब कुछ ना कुछ इसमें से घटाया गया होगा, डिडक्ट किया गया होगा, शुद्ध, ठीक है, हाँ, कारक आय, फ्रॉम अब्रोड का मतलब विदेश से, ऐसा लिख सकते हो, विदेश से शुद्ध कारक आय। अब देखना यहाँ पे थोड़ा मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखो क्या, जैसे मान लो जो भी हमने अभी बनाया था यहाँ पे, ये इंडिया का कुछ भी ऐसा मैप जैसा कुछ बनाया था ना, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, कुल्फी जैसा लग रहा है बट छोड़ दो उसको, उतना टाइम नहीं है, उतना बनाओगे ढंग से ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, तो ये मान लो ये इंडिया है, ठीक है, हमारा इंडिया है, इस इंडियन मतलब टेरिटरी इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन टेरिटरी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है वो क्या क्या हो सकती हैं,
सोचो, अभी तो बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, वो जरूरी भी नहीं है, बट समझ लो, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल होता है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई क्या है, प्राइवेट प्लेयर है, ठीक है ना, पीपीटी प्राइवेट, कोई मतलब कैपिटलिस्ट है कोई, ठीक है, जो कंपनी वगैरह चलाता है, पूंजीपति, और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, सरकार। तो ये इन लोगों के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे मान लो इंडिविजुअल की बात करें, तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, बैंक वगैरह को बोलते हैं, ठीक है ना, बैंक। और प्राइवेट क्या हो गया, कैपिटलिस्ट, जो पूंजीपति होते हैं, जो कंपनीज वगैरह बनाते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं। सरकार के बारे में सबको पता है। इंडिविजुअल मतलब मेरे और आप जैसे लोग, इंडिविजुअल। तो इनके बीच इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं सबके बीच में, ठीक है ना। जैसे मान लो इंडिविजुअल की बात करें, तो इंडिविजुअल में और बैंक में क्या होता है, तो बताओ, बैंक से हम क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है ना, पैसा लेते हैं, ठीक है, बैंक से हम लोन लेते हैं, और ये बैंक से लोन लेते हैं और फिर चुकाते क्या है, तो जो भी हमने अमाउंट लिया था वो अमाउंट, मतलब वो रुपया, और उसके साथ साथ हम इंटरेस्ट भी चुकाते हैं, ठीक है। ये बैंक का और इंडिविजुअल का रिलेशन होता है। ऐसे ही मान लो बैंक का और प्राइवेट का रिलेशन क्या होता है, बताओ, सोचो, बैंक में और प्राइवेट में क्या रिलेशन हो सकता है। तो बैंक से प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या जो भी कैपिटलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, यही लोन लेते हैं, ठीक है ना, लोन वगैरह लेंगे, मतलब पैसा यहाँ से लेंगे, ठीक है, इससे पैसा लेंगे, और उस पैसे के बदले में क्या चुकाएंगे, वो पैसा तो चुकाएंगे ही, उसके साथ साथ कुछ क्या चुकाएंगे, इंटरेस्ट भी चुकाएंगे, ठीक है। इनका भी संबंध ऐसे ही होता है। अब इंडिविजुअल में और सरकार में क्या रिलेशन होता है, बताओ। तो इंडिविजुअल और सरकार की बात करें, तो सरकार इंडिविजुअल से क्या ले सकती है, बताओ। सरकार इंडिविजुअल से क्या ले सकती है, सरकार इंडिविजुअल से टैक्स ले सकती है, ठीक है ना, पैसा टैक्स ले सकती है। और क्या, टैक्स के अलावा सरकार इंडिविजुअल से लेबर भी ले सकती है, ठीक है, श्रम, ठीक है, लेबर। और और क्या ले सकती है, सरकार इंडिविजुअल से और क्या ले सकती है, बताओ। हाँ, बस यही, टैक्स या लेबर ले सकती है, ठीक है ना, कुछ गुड्स एंड कुछ केसेस में सर्विसेज भी ले सकती है, ठीक है ना, वो लेबर सर्विस ही आती है, लेबर सर्विस की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है, तो सर्विसेज। और इसके बदले में सरकार क्या करेगी, तो लेबर लेगी तो वेज पे करेगी, मतलब कुछ पैसा पे करेगी, या फिर अगर टैक्स वगैरह ले रही है तो क्या करेगी, सब्सिडीज वगैरह पे करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ऐसी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है हमारे देश के अंदर, हमारे टेरिटरी के अंदर। अब बताना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती है क्या, कि जो हमारी टेरिटरी के बाहर भी होती है, सोचो। ये तो मैंने अंदर वाला बता दिया, कुछ ऐसे भी होती है क्या जो बाहर होती है। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज होती है, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ की कोई कंपनी है, ठीक है ना, वो यहाँ से बाहर जाकर किसी और कंट्री में, किसी और रीजन में, वहां पे जाके कुछ प्रोड्यूस कर रही है, कुछ उत्पादन कर रही है। जैसे मान लो कि अभी आप लोगों ने देखो, अमेरिकन कंपनी है, कौन सी, आईफोन वाली, एप्पल, ठीक है। और एप्पल की कंपनी अमेरिकन कंपनी है, लेकिन पहले ये प्रोड्यूस कहाँ कर रहे थे लोग अपना फोन्स, चाइना में। अभी रिसेंटली हमारे कंट्री में भी इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है, बट प्रोड्यूस कहाँ पे कर रही है, हमारे अंदर, मतलब हमारे यहाँ आकर के, ठीक है ना, हमारे इसके अंदर, क्या बोलते हैं, हमारे टेरिटरी के अंदर। अब बताना कि चूंकि एप्पल जो कंपनी है वो यूएसए की है, बट हमारे टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या जो भी ये फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगी, ये टोटल जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, इसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे क्या, सोच के बताओ। क्या इसको हम इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहां से जो भी ये लोग अर्न करेंगे, उसका मैक्सिमम हिस्सा कहां पे जाएगा, उसका मैक्सिमम अमाउंट अमेरिका में लौट के चला जाएगा, ठीक है। तो इसको नहीं, हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत हम इनको नहीं लेंगे, क्योंकि देखो, हमको मिलिट्री बेस को लेते हैं, एम्बेसी को लेते हैं, हाई कमीशन को लेते हैं। ये जो कंपनी यहाँ पे आकर के कहीं पे जगह लेकर के अपना फैक्ट्री या जो भी बना के यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, वो उसका रेंट वगैरह पे करती है, सब कुछ पे करती है, वो उसका अपना नहीं होगा, ये इंडियन टेरिटरी है, ठीक है ना। यहाँ पे वो लोग किराया देकर के, रेंट देकर के अपना काम करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं, एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी से या कंट्री से, मतलब यहाँ के कुछ लोग बाहर निकल कर किसी और देश में प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ही उस पर्टिकुलर देश के कुछ लोग यहाँ पे भी आके प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और नेट का मतलब होता है कि कुछ घटाया गया, यानी इसका अगर बात करें नेट फैक्टर इनकम, मतलब इसका कैसे हो जाएगा, क्या, कि जैसे मान लो कि एक क्या, इनकम या इनफ्लो कर लो, इसका हो जाएगा, एक होता है इनफ्लो, ठीक है, और एक होता है आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या हो गया, कि कुछ ऐसी एक्टिविटी, जैसे मान लो कि यहाँ से, ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि हमारे देश से कुछ लोग निकल करके किसी और देश में गए हैं, अपनी कंपनीज वगैरह खोले हैं, ठीक है, और यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जब वो प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे जो भी चीजें निकलेंगी, उसका मैक्सिमम अमाउंट कहाँ लौट करके आएगा, हमारे कंट्री में आएगा, तो ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें, मतलब हमारे देश के लोग कुछ बाहर जाकर प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है, या तो सर्विस बेच रहे होंगे, या कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है, या बाहर जाकर काम कर रहे होंगे। तो यहाँ से जो ये पैसे भेजेंगे, इसको हम बोलेंगे इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो। लेकिन इनफ्लो क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, इसका जो प्रवाह है वो
इनसाइड है, इनफ्लो है, हमारी देश की तरफ है, ठीक है, तो इसको इनफ्लो बोलेंगे, ठीक है, जो हमारे देश के अगर कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो बहुत ही कम है, ठीक है। चलो, और कुछ बाहर के देश के लोग जो हमारे यहाँ के प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यहाँ से पैसा लेकर अपने देश में जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे आउटफ्लो, ठीक है ना। और यही अब देखना, कुछ इनकम बाहर से हमारे यहाँ आ रहा है, कुछ इनकम हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है, तो ये इसको नेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट बनाने के लिए जो भी पैसा हमारे यहाँ से निकल के, ध्यान से देखना, जो भी पैसा हमारे यहाँ अंदर आ रहा है, देखो इनफ्लो, ठीक है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पे इनफ्लो, जो भी बाहर से हमारे यहाँ पैसा आ रहा है उसमें से कुछ पैसा बाहर से हमारे अंदर आ रहा है, मतलब हमारे यहाँ आ रहा है, और कुछ पैसा हमारे टेरिटरी से बाहर की तरफ जा रहा है। तो इनफ्लो में से अगर हम आउटफ्लो को माइनस कर दें, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि फैक्टर इनकम। फैक्टर आप पहले समझ रहे हो, फैक्टर इनकम मतलब क्या, जो भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझा था, कौन कौन सा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, वो सारी चीजें। तो उनसे जो भी इनकम आ रहा है हमारे यहाँ और जो भी इनकम हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है, उन दोनों को हम अगर माइनस कर दें, दोनों में से जो भी माइनस कर दें, मतलब इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस कर दें, तो ये जो निकल के आएगा उसी को बोलते हैं हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। समझ में आ रही बात। तो नॉर्मल हमारे केस में ये चीजें मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि नेगेटिव में जाएंगी, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जितना पैसा बाहर से अंदर आता है ना, कुछ रेमिटेंसेस वगैरह होते हैं, वो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेता है, ठीक है, वरना हमेशा नेगेटिव में ये होता। तो हमारे यहाँ बाहर से पैसा हमारे यहाँ बहुत कम आता है, लेकिन हमारे यहाँ से पैसा बाहर बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है ना, इसलिए हमेशा लमसम नेगेटिव, क्योंकि इनफ्लो का मान छोटा हो जाएगा, आउटफ्लो का मान बड़ा हो जाएगा, छोटा में से बड़ा घटाओगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो याद रखना कि जीडीपी में, आप देखो जीडीपी में हम NFIA को अगर ऐड करेंगे तो क्या GNP बन जाएगा। GNP क्या हो गया, इसका मैं लिख रहा हूं, अब डेफिनेशन ध्यान समझो, ये पहले समझ में आ गया क्या होता है। जीडीपी अगर हमारे पास निकल गया, उसमें हम NFIA को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, GNP बन जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा इसका डेफिनेशन समझो GNP का, ठीक है, GNP, इसको मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसमें अंतर है, ठीक है ना, वहां पे डोमेस्टिक था, यहाँ पर नेशनल्स है, थोड़ा सा अंतर है, इसको लिख रहा हूं मैं। टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। देखना यहाँ पे ही समझाऊंगा नेशनल्स क्या होता है, ठीक है ना, यही छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो पेपर में सवाल आ जाएगा तो फंसाते हैं, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ एन इकोनॉमी लिख लो या और कंट्री लिख लो, सेम है, ऑफ एन इकोनॉमी, ऑफ एन इकोनॉमी, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, नेशनल्स, ठीक है, नेशनल सही है, नेशनल्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो हमने जीडीपी या जीएनपी पढ़ा था, वहां पे कौन सा टर्म यूज हो रहा था, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब हमने समझ लिया था, बट यहाँ पे उसकी जगह पे नेशनल वाला टर्म यूज हो रहा है, ठीक है, नेशनल्स। अब बताना किसी भी देश के या किसी भी इकोनॉमी के नेशनल्स कौन होते हैं, बताओ, अगले वाले पेज पे समझते हैं, नेशनल्स, ये नेशनल्स कौन होते हैं नेशनल्स, क्या ये हमारे सिटीजन्स होते हैं, बताओ, यहाँ बोलो, सिटीजन्स बोल देंगे या नेशनल्स बोलेंगे, ठीक है ना। देखो नेशनल्स हम उनको बोलेंगे यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर इनके नेशनल्स के मतलब पे जाओगे तो नॉर्मली इसका सिटीजन ही मतलब होगा, ठीक है, सिटीजन ही मतलब होगा। लेकिन अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो भी यहाँ पे जीएनपी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे नेशनल्स का मतलब क्या हो जाता है, एक ही बात में समझ लो, इसका मतलब होता है कि जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे, हाँ, इंडिया में हो, ठीक है, जिनका इकोनॉमिक, चाहे वो कहीं से बिलोंग करते हो, चाहे वो अमेरिका से बिलोंग करता हो इंसान, या फिर फ्रांस से बिलोंग करता हो, ब्रिटेन से बिलोंग करता हो, कहीं से भी, अगर उस इंसान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे इंडिया में है तो वो जीएनपी के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंडियन नेशनल समझा जाएगा, समझ रहे हो। चलो फिर यहाँ पे अगर कोई हमारे यहाँ का ऐसा सिटीजन है, ठीक है, जो इंडिया का सिटीजन मतलब इंडिया से है, इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया में जन्म हुआ था, लेकिन अभी वो इंडिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिया में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बिल्कुल भी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो अपनी अर्निंग, अपनी कमाई वगैरह सारा इंडिया में ही कमाता है, या कहीं भी कमाता हो इंडिया में खर्च करता है, ठीक है ना, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है,
तो अगर वो बाहर का भी इंसान है और अगर उसको उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है तो वो इंडियन नेशनल कहा जाएगा, ठीक है ना, जीएनपी के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर कोई इंडिया का अपना सिटीजन है जो यहाँ से निकल करके बाहर चला गया है और वो इंडिया में अपने पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, सारे उसके पैसे अर्निंग वगैरह खर्च वगैरह सब कुछ बाहर ही होता है, तो उसको इंडियन नेशनल में काउंट नहीं किया जाएगा। ये ध्यान से बात ये समझ लेना, ठीक है। तो ये नेशनल्स का मतलब हो गया, ठीक है ना। अब यही देखो, इसलिए नेशनल्स हुआ तो इसलिए हमने कौन सा एक टर्म समझा, एनएफआईए, ठीक है, एनएफआईए। जैसे मान लो कुछ लोग यहाँ से बाहर निकल गए, तो बाहर निकल के वो इंसान जो पैसा यहाँ से मतलब बाहर निकल गया, यहाँ से जो पैसा भेजेगा वो इनफ्लो में होता है, और बाहर का इंसान जो यहाँ से पैसा लेकर के अपने यहाँ भेजेगा इसको आउटफ्लो में करेंगे, और यही दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम एनएफआईए बोलते हैं, ठीक है ना। और ये एनएफआईए को चूंकि हमने देखो हमने क्या देखा कि जीडीपी हमने निकाल दिया। अब इस जीडीपी तो डोमेस्टिक है, अपने हमारे घरेलू क्षेत्र का जो उत्पाद है फाइनल उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर टोटल नेशनल की बात करें तो नेशनल में और कौन सा टर्म हो जाता है, नेशनल में वो लोग भी आ जाते हैं जो भले ही इंडिया से बिलोंग ना करें या इंडिया से बिलोंग करते हो इंडिया में रहते ना हो, प्रोड्यूस कहीं और कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में है, ठीक है ना। वहां से पैसा उनकी जो अर्निंग हो रही है वो पैसा हमारे देश में मैक्सिमम अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो उनको हम क्या करेंगे, नेशनल के कंडीशन में उनको हमें जीडीपी में ऐड करना होता है। तो जैसे ये हमारे देश के नेशनल्स बाहर कमा रहे हैं और यहाँ पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, याद रखना यहाँ पे एक और बात कि जो भी रेमिटेंसेस होते हैं उनको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब क्यों नहीं करते ये जब आगे जगह चल के हम ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। चल, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं मैं कि जीडीपी, जीडीपी में हम नेशनल्स के इनकम को ऐड करते हैं जो बाहर से, कुछ हमारे देश के ऐसे लोग हैं या बाहर के भी लोग हैं जो पैसा बाहर से इंडिया के पास भेजते हैं कमा कमा करके, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें तो वो किस में आ जाएगा, वो इनफ्लो में आ जाएगा, ठीक है, इनफ्लो। और कुछ बाहर के भी लोग हैं जो हमारे इंडिया में कमाते हैं, वो यहाँ से कमा करके अपने देश से भेजते हैं, तो वो आउटफ्लो। तो ये इनफ्लो माइनस आउटफ्लो निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, या शुद्ध कारक आय, मतलब विदेश से शुद्ध कारक आय, ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम हो गया। तो याद रखना दोनों का अंतर कि जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो घरेलू हो जाएगा, और नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो नेशनल्स हो जाएगा। नेशनल्स में और डोमेस्टिक में यही अंतर है कि डोमेस्टिक में अपने टेरिटरी के अंदर के हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, और नेशनल्स में हम उस प्रोडक्शन की बात करते हैं जो इंडियन नेशनल के द्वारा कहीं भी प्रोड्यूस किया गया हो, जिस इंसान का जिसका हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री से हो, कंट्री में बिलोंग करता हो। क्लियर है। चलो, तो अभी हमने समझ लिया, फिर एक बार लिख दे रहा हूं मैं कि जीएनपी की हम बात करें तो जीएनपी में क्या करते हैं, जो जीडीपी हमने निकाला जीडीपी, उसमें जीडीपी में हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करना होता है, ठीक है। अभी आखिरी जो टर्म है इसके बाद से हमने पढ़ा अभी एनएनपी, ठीक है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अभी हमने समझाया कि नेट का मतलब होता है कुछ घटाना है, तो बस वही बात जो हमने जीएनपी से सॉरी जो हमने जीडीपी से जीएनपी तक जाने में काम किया था, जो हमने जीडीपी से एनडीपी तक जाने में काम किया था, वही हम जीएनपी से एनएनपी में जाने तक काम करेंगे। यानी कि जैसे ये नेट लग गया तो नेट लगने का मतलब क्या हो, कुछ डिडक्ट किया गया है, और जहां भी नेट लगा इस केस में वहां पे हम डिप्रेसिएशन को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जीएनपी, ठीक है, जीएनपी, और इसमें से डिप्रेसिएशन हम समझते हैं मूल्य ह्रास। अभी अभी हमने समझा इसको थोड़ी देर पहले। तो इस डिप्रेसिएशन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। डिप्रेशिएशन को माइनस कर लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, एनएनपी, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर है, ये सारे टर्म हमने समझ लिए। अच्छा, अभी मैं कोई अंतर नहीं, इनका डेफिनेशन भी अगर लिखना होगा तो वही लिख सकते हो क्या, जैसे मान लो जो हमने जीएनपी का लिखा, जो जीएनपी का डेफिनेशन लिखा, उस जीएनपी में क्या कर रहे हैं, खाली हम डिप्रेसिएशन को माइनस कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे ही लिख लो, टोटल मॉनेटरी वैल्यूज total monetary value of final goods and services produced by the nationals of an economy, ठीक है ना, within a financial year after deducting और after reducing the depreciation, ठीक है। ये कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, एनएनपी का मान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी आगे हमें जो अब कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो हमें आगे जो कॉन्सेप्ट समझना है पढ़ना है, वो होता है एक फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट इसको हमने उसमें बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हमने की थी ना, शायद वहाँ पे मैंने समझा था, यहाँ पे इसको फिर समझते हैं एक बार। फैक्टर कॉस्ट और एक हो गया हमारा मार्केट प्राइस, ठीक है ना। देखो ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि हम बात करते हैं यही जो चार टर्म हमने पढ़ा है, चार चीजें पढ़ी है हमने, कौन कौन सी, जीडीपी, फिर उसके बाद से पढ़ा एनडीपी, फिर पढ़ा जीएनपी, फिर पढ़ा एनएनपी, ठीक है। तो ये इन चारों को ना, कभी कभी इन चारों को किस पे, कभी कभी इन चारों को हमें निकालना होता है किस पे, मतलब इन चारों को ही
कभी कभी इनको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना पड़ता है और कभी कभी इनको मार्केट प्राइस पे, ठीक है ना। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, समझ लो। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, ठीक है ना। कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड से जो इनकम होती थी उसको हम क्या बोलते थे? रेंट बोलते थे। फिर लेबर से जो होता था उसको हम क्या बोलते थे? वेज बोलते थे। और कैपिटल से जो होता था उसको इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप से जो होता था उसको प्रॉफिट बोलते थे, ठीक है ना। तो ये जो चीजें होती थी, ध्यान से हमने समझा था, फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये भी, ठीक है ना, जो भी लागत, जैसे मान लो कोई भी चीज हमने प्रोड्यूस करी, ठीक है, कोई चीज हमने बनाई, मान लो कोई हमने बिस्किट का पैकेट ही बनाया, ठीक है, कोई भी बिस्किट का पैकेट या कोई चॉकलेट, ठीक है, कोई हमने चॉकलेट बनाया, ठीक है ना, चॉकलेट हमने कोई बनाया। तो इस चॉकलेट को जो हमने प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस करने में कुछ लागत तो लगा होगा ना इसमें। जैसे मान लो कुछ जहाँ पे ये फैक्ट्री होगी वहां पे कुछ रेंट देना पड़ा होगा, वहां पे जिन लोगों ने काम किया होगा उनको वेजेस देना पड़ा होगा, जिस इंसान ने अपनी पूंजी लगाई थी उसको इंटरेस्ट मिला होगा, और यहाँ पे जो भी मैनेजर का, सीईओ का, ऐसे कुछ मतलब काम करते थे, जो मैनेजमेंट का काम करते होंगे, उनको प्रॉफिट मिला होगा। तो ये जो खर्चे हुए हैं, इन खर्चों को अगर हम ऐड कर लेते हैं, तो इसी ऐड किए हुए खर्चों को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, कारक लागत। फैक्टर कॉस्ट का मतलब कारक लागत, जो भी इनको बनाने में लागत हुई है उसको फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। अब एक और थोड़ा सा बात समझ जाना कि अब ये कारक लागत सिर्फ इतने की बात नहीं होती है। जैसे मान लो कि यहाँ से अब ये प्रोड्यूस हो गया, अब प्रोड्यूस होने के बाद से ये कंज्यूमर, उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी खर्च हुआ ना, वो सारे खर्च इसी में लाके जोड़ना होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे प्रोड्यूस करने के बाद से कंज्यूमर के पास तो पहुंच नहीं जाएगा, यहाँ पे मान लो कुछ हमें ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस करेगा वो पहले किसको? ये मैन्युफैक्चरर होंगे, फिर ये बड़े बड़े होलसेलर्स को बेचेंगे, फिर वो रिटेलर को बेचेगा, फिर वहां से कस्टमर के पास जाएगा। तो ये जो बीच में दुकानदार भी बदलते रहने बीच में, उनके भी इनकम को यहाँ पे हम फैक्टर कॉस्ट में ही ऐड करते हैं, ठीक है ना। याद रखना, इनके इनकम को भी फैक्टर कॉस्ट में, जो भी ट्रांसपोर्टेशन में खर्च लगा उसको भी फैक्टर कॉस्ट में, जो भी इसके विज्ञापन में यानी एडवर्टीजमेंट में जो खर्च लगा उसको भी फैक्टर कॉस्ट में ही ऐड करते हैं, ठीक है। वो सारी बातों को सबको ऐड करके मिला करके जो भी फाइनल कॉस्ट बनता है उसी को हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब ये मार्केट प्राइस क्या होता है, तो याद रखना, फैक्टर कॉस्ट में, टोटल इसको बनाने में मतलब कि बनने से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचने में जितना भी खर्च हुआ, वो टोटल खर्च को हमने जोड़ लिया तो फैक्टर कॉस्ट हो गया, कारक लागत, ठीक है। और इसमें हम क्या जोड़ते हैं? इसमें हम जोड़ते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब फिर यहां पर नेट लग गया, ठीक है ना, नेट, एनआईटी का मतलब हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब जब नेट लगाए तो कुछ ना कुछ घटा हुआ होगा, ठीक है ना। तो समझ लो, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इसका मतलब होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडीज, ठीक है ना, सब्सिडीज। यानी कि जो भी टैक्स हमसे इनडायरेक्ट लिया गया, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट वाला जो वैसे तुम्हारे इनकम पे दिया जाता है, इनकम टैक्स वगैरह, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट क्या होता है कि जो डायरेक्टली हम पे नहीं करते हैं। जैसे मान लो किसी दुकान से हमने कोई सामान खरीदा, वो दुकानदार हमसे वो टैक्स ले लेगा, फिर ठीक है, फिर वो दुकानदार जहां से अपना सामान खरीद के लाया होगा वहां पे वो पे करेगा, या फिर अगर बड़ा दुकानदार हुआ तो वो जाकर के सरकार को पे करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो सामान के थ्रू मतलब आर्टिकल्स के थ्रू जो जीएसटी होता है, जीएसटी को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से, क्योंकि देखो क्या होता है कि फैक्टर कॉस्ट हो गया, ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट पे सामान तो बिकता नहीं है, ये बाहर, अब वहां से फैक्टर कॉस्ट के बाद आएगा तो सरकार कुछ उस पर अपना टैक्स लगाएगी, तो ये इसका टैक्स को हमने ऐड कर दिया। देखो ध्यान से, फैक्टर कॉस्ट हो गया, इस पे सरकार के टैक्स को हमने, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया। लेकिन सरकार ने टैक्स तो लगाया, बट इसके साथ साथ यानी कि सरकार हमसे ये पैसा लेगी टैक्स के रूप में, लेकिन सरकार इसके बदले में कुछ देती भी तो है। जैसे हम कुछ खरीदते हैं, मान लो कि आप अगर सिलेंडर वगैरह हम ले रहे हैं, ठीक है ना, सीएनजी मतलब इसका क्या बोलते हैं, गैस वगैरह का सिलेंडर, जो भी ये क्या आइसोब्यूटेन आइसोप्रोपेन का जो मिक्सचर होता है, ठीक है ना, ये जो भी एलपीजी बोलते हैं ना, एलपीजी। तो एलपीजी का जो हम सिलेंडर लेते हैं उस पर मैक्सिमम टाइम मतलब हमेशा ही उस पर कुछ ना कुछ सब्सिडीज मिलते रहती है, ठीक है। तो ये सब्सिडीज हो गई, तो हमने टैक्स तो जोड़ लिया, लेकिन सरकार ने जो सब्सिडी दिया उसको तो हमें घटाना पड़ेगा ना। तो यही टैक्स में से अगर सब्सिडी को हम घटा दें, तो यही टैक्स माइनस सब्सिडी को ही हम क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आया? तो अगर फैक्टर कॉस्ट हमें मालूम चल गया, उस फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस तक जाना है, तो हमें क्या ऐड करना होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब समझते हैं, जैसे मान लो कि यहां पे हमें जीडीपी, अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसको लिखने का एक और तरीका होता है जीडीपी एट, ये नीचे एफसी लिख देगा, ठीक है ना, ये एफसी, इसका मतलब होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो बताओ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना हो तो बताना क्या होगा? जीडीपी, नीचे एमपी लिख दिया, मतलब मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर हमें निकालना हो, तो हमने अभी भी समझा कि फैक्टर कॉस्ट हमें मिल गया, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करने पे वो मार्केट प्राइस बन जाता है। तो अभी हमने समझा हम क्या ऐड करते हैं इसमें? नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
ठीक है। तो जो भी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हुआ, अगर हमने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को निकाला है तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बन जाएगी। और अगर हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला है, ठीक है, और हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो यहां से क्या हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर ये माइनस कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या ये बात समझ आई? तो ये सिर्फ जीडीपी की ही बात नहीं होती है, ठीक है ना, जीडीपी की ही बात नहीं होती है, ये किसकी बात हो रही है, मतलब सबकी, चाहे जीडीपी हो या एनडीपी हो या जीएनपी हो या एनएनपी हो, सबकी। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाना है तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये बात कहीं पर लिख कर लेना, आप मतलब नोट्स में जहां बना रहे हो नोट कर लेना कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाते हैं तो हमें क्या ऐड करना होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं मान के चल रहा हूं कि फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में अंतर समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बेस ईयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, बेस ईयर, ध्यान से समझो, बेस ईयर, ठीक है, या इसको आधार वर्ष भी बोलते हैं। ये क्या होता है ध्यान से समझो, मैं हर बात को टाइम ले लेकर के थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा होने दो, बट ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जो सवाल आते हैं ना वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ही आते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि रट के चले जाओगे आंसर दे दोगे। अगर एक बार बातें समझ में आ गई तो जो भी नेशनल इनकम से सवाल आते हैं, जो मैक्सिमम आते हैं, तो उनके आप जवाब आसानी से दे पाओगे, ठीक है ना। आधार वर्ष। अब ये बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सोचो ये बेस ईयर क्या होता है। जैसे मान लो कि एक हम बात करें, पहले एक एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ, ठीक है ना, फिर समझ आएगा ये। जैसे मान लो कि अगर हम नॉर्मल बात करें एक मेल की, ठीक है, मेल के स्टैंडर्ड हाइट की बात करें, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइट की हम बात करें, तो मेल की स्टैंडर्ड हाइट अगर मान के चलोगे तो वैसे तो चलो मैं 6 फीट लिख दे रहा हूँ, बट अभी के टाइम तो 6 फीट स्टैंडर्ड हाइट नहीं मानी जाएगी, तो इसे कम 5'10", 5'11", 5'10" के आसपास चलो। तो मान लो अगर मेल की स्टैंडर्ड हाइट हमने मान ली, या माना जाता है 6 फीट, अगर कोई 6 फीट का इंसान है, मेल है, तो वो स्टैंडर्ड, उसकी हाइट अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब एक कोई भी चीज एक स्टैंडर्ड होती है, ठीक है ना, एक एवरेज है, एक स्टैंडर्ड, जहां पे ये चीज होगी तो ना ही ज्यादा है ना ही कम है, एकदम अच्छा है, डिसेंट है, ठीक है। तो ये 6 फीट हो गया, ठीक है, 6 फीट। लेकिन अगर इससे कोई इंसान ज्यादा लंबा हो जाए, कोई 8 फीट का हो जाए, तो बताओ वो डिसेंट नहीं कहलाएगा ना, उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो गई, मतलब वो अब चीजें वो नॉर्मल नहीं रह गई, वो अब नॉर्मल हो गई, ठीक है, उसको डिसेंट नहीं बोला जाएगा, ठीक है, ये भी। या इससे किसी की हाइट ज्यादा कम हो गई, मान लो कोई 5 फीट का ही हो गया, 5 फीट का, अगर कोई 5 फीट का हो तो वो डिसेंट नहीं बोला जाएगा, उसकी भी हाइट काफी ज्यादा कम बोली जाएगी। तो यही बेस ईयर भी यही होता है। बेस ईयर क्या होता है, तुलना करने के लिए, ठीक है ना। किसी भी चीज का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें तुलना करने के लिए कोई राशि माननी पड़ती है। जब भी कंपैरिजन होगा वो किसी एक चीज में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तुलना करने के लिए हमारे पास पहले से एक वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम नई वैल्यू का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेस ईयर क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारी इकोनॉमी, हम बोलते हैं कि हमारी जीडीपी हर साल इतना ग्रो कर रही है, इतना बढ़ रही है, तो ये कभी कभी ना आप लोग सुनते होंगे न्यूज में या लोगों को डिस्कशन करते हुए ऐसे यूट्यूब पे कहीं चैनल पे कि ये सरकार झूठ बोल रही है या दिखावा कर रही है, या ये एक्चुअल हमारी जीडीपी ग्रो नहीं कर रही है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सारे टर्म यहाँ पे समझ में आएंगे, उन्हीं को देखने के लिए बेस ईयर का कॉन्सेप्ट लिया जाता है, ठीक है। तो बेस ईयर क्या होता है कि इसको बोलते हैं ईयर ऑफ रेफरेंस, ईयर ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। और ले लो फॉर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। अब मैंने जीडीपी लिख दिया ना, तो बाकी सारे आप अपने समझना, जीडीपी में अब जीडीपी हो गया तो जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी सारा आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलो, तो ये ईयर ऑफ रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि इसी के संदर्भ में या इसी से तुलना करके हम पता लगाते हैं कि जैसे मान लो कभी 25 चल रहा है, ठीक है, 24 जैसे गुजरा अभी, ठीक है, तो 24 गुजरा, तो 24 का हमने टोटल निकाला होगा कि 24 का जीडीपी हमारी क्या थी क्या नहीं थी, उसमें कितना वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, क्या हुई, तो उसका हम कैसे पता लगाते हैं। तो ये वृद्धि वगैरह पता लगाने के लिए हम बेस ईयर कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक हमने बेस ईयर माना है, उस बेस ईयर पे जो भी हमारी जीडीपी हुई होगी, उस जीडीपी से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं उससे, ठीक है। जैसे मान लो कि इंडिया केस में अभी जो बेस ईयर हम मानते हैं वो 2011 से 12 लेके चलते हैं। अब कोई ये मत बोलना कि सर 2 साल का क्यों लेके चलते हैं, 11 से 12 इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो किससे, मतलब पिछले साल का क्या बोलूं मैं, जैसे कि जैसे मान लो कहाँ पे दिसंबर हम क्रॉस नहीं करते, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2011 के किससे, 2011 के अप्रैल से शुरू होगा होगा, ठीक है ना, अप्रैल से, और ये 2012 के कहाँ तक, मार्च तक गया होगा, हाँ? मार्च तक, तो देखो 2 साल हो गया,
तो 2 साल नहीं है, साल एक ही है, बट ये दोनों साल में एंटर कर गया, तो 11 से लेकर के 12 तक ये बोला जाता है, ठीक है ना। तो जो हम बेस ईयर अपने यहाँ पे अभी हम लेके चलते हैं वो बेस ईयर 2011 से 12 है, ठीक है। तो ये भी समझेंगे इसको, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी है जो हमें जानने हैं, ठीक है। फिलहाल पहले समझो। तो ये बेस ईयर है। तो अगर मान लो हमें काउंट करना हो, कैलकुलेट करना हो कि 2024 में हमारी इकोनॉमी ग्रो की है या इकोनॉमी का मतलब जो ग्रोथ है वो ऊपर, मतलब कि अच्छा ऊपर की तरफ हुआ है या नीचे हुआ है या कम है ज्यादा है, या इकोनॉमी ग्रो नहीं की है, इसका पता हम कैसे लगाते हैं? ये बेस ईयर से, कि 2011 से 12 में जो भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ होगा या जो भी हमारी जीडीपी थी उस टाइम पे, उस जीडीपी से अभी की जीडीपी में क्या अंतर है, उस जीडीपी से ये जीडीपी बढ़ी है या कम हुई है, या इस टाइम पे इस दौरान में जो भी हमारा ग्रोथ रेट था वो रेट और इस रेट में क्या अंतर है, यही सारी बातें हम पता लगाते हैं, ठीक है ना। यही सारी बातें हम पता लगाते हैं और यही तुलना करने के लिए ही हम बेस ईयर को लेके चलते हैं। अभी समझ में आ जाएगा। अभी तो हम दो और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक कांस्टेंट प्राइस और एक करंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, तो वहां ये बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो, ईयर ऑफ रेफरेंस का मतलब तुलना करने वाला वर्ष, ठीक है, तुलना या कंपैरिजन करने वाला वर्ष। एस्टिमेशन मतलब क्या, जीडीपी का एस्टिमेट, जीडीपी का एस्टिमेशन मतलब जीडीपी का पता लगाना, उसको उसका मूल्यांकन करना, उसको कैलकुलेट करना, ठीक है ना, ये एस्टिमेशन का मतलब हो गया। चलो, सबसे पहली बात एक और हमें समझनी है क्या, कि ये जो 2011 से 12 है, सबसे इससे पहले हमारे यहाँ जो बेस ईयर, पहले बेस ईयर हमारे पास जो पहले था वो 2004 से 5 था, ठीक है, 2004 से 5। इसको कब बदला गया? इसको बदला गया 2015 में। 2015 में इसको बदल करके क्या कर दिया गया? 2011 से 12 कर दिया गया, ठीक है ना। ये अब क्या होता है कि नॉर्मली हमारे यहाँ मतलब हमारा जो सरकार है वो एवरी 5 ईयर पे, हर 5 साल पे, हम्म, हर 5 ईयर पे क्या करती है? रिवाइज करती है, ठीक है ना। किसको? बेस ईयर को। रिवाइजेज क्या? बेस ईयर, बेस ईयर को रिवाइज करती है। अब बोलोगे सर फिर तो 15 से अभी कितना 10 साल के आसपास हो गया, अभी तक नहीं हुआ, तो बीच में यहाँ पे क्या आया था? कोविड वगैरह आ गया था ना। और अभी हम समझेंगे कि जब भी बेस ईयर को क्या करना होता है, मतलब बेस ईयर को रिवाइज करना होता है, डिसाइड करना होता है, कंसिडर करना होता है, तो कुछ बातों का हम ध्यान रखते हैं। अभी उसको मैं बताऊंगा, पेपर में वही पूछा जाता है। चलो, तो एवरी 5 साल पे होता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो 25 में या 26 में सरकार इस पे करेगी करेगी कुछ ना कुछ, 25 में ही करेगी ज्यादातर चांस है, ठीक है ना। काफी अच्छा जा रहा है। तो ये बात हो गई, हमने समझ लिया बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर होता है कि ईयर ऑफ रेफरेंस होता है, जिससे हम करंट ईयर का जो अभी साल चल रहा है इसकी हम तुलना करके पता लगाते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो ग्रोथ हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, ठीक है ना, किस दर पे हो रहा है, ठीक है। चलो, और ये अभी जो बेस ईयर को हम लेके चलते हैं वो 2011 से 12 वाले, इसको 2015 में चेंज करके बनाया गया था। आगे अब कुछ बेस ईयर को डिसाइड करने के टाइम कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है ना। थिंग्स टू कीप इन माइंड while डिसाइडिंग बेस ईयर। बी वाई का मतलब हो गया बेस ईयर, ठीक है ना। तो थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल डिसाइडिंग बेस ईयर, क्या होता है इसका बताना। जैसे पहले हम बात करें, पहले सबसे पहली बात कि यहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उस जो भी साल की हम बात करें वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। स्टेबिलिटी कैसे? स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी कैसी? इकोनॉमिक, कोई समझाऊंगा अभी इसको, पहले ध्यान से सुन लो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, फिर कैसी? सोशली मान लो, ठीक है, ये सभी असर पड़ता है। फिर और कैसी? पॉलिटिकल मान लो, ठीक है, ठीक है। और कैसी? एनवायरमेंटल मान लो, ठीक है ना, एनवायरमेंटल। अब देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जैसे मान लो कि बेस ईयर अगर हमें डिसाइड करना है और हमने किसी ऐसे साल को अपना बेस ईयर बना लिया जिस साल हमारा वेदर भी अच्छा था, ठीक है, हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल क्राइसिस भी नहीं हुआ था, ठीक है, कोई मान लो कुछ वार वगैरह मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे हमारे जीडीपी पे असर पड़े। जैसे मान लो हमारे हमारे यहाँ कोविड वगैरह नहीं था, ठीक है, मॉनसून टाइम पे आया था, ठीक है, सब कुछ हुआ था, एकदम टाइमली सब कुछ हुआ था, कोई भी सोशल कोई परेशानी भी नहीं हुई थी, ठीक है, कोई मतलब दंगा वगैरह नहीं हुआ था, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, कि कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई थी। तो अगर ऐसे साल को हम बेस ईयर, मतलब बिल्कुल ऐसे साल को अगर बेस ईयर बना दें जो मतलब जो एकदम बेस्ट ईयर है, कोई भी एक जीडीपी में जो भी चीजें दिक्कत करती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो अगर ऐसे ईयर को आप बेस ईयर अगर बना लेते हो तो क्या दिक्कत हो जाएगी ना, कि फिर तो अब इसको हमने सबसे बेस्ट वाले साल को, जो सबसे बेस्ट था उसको हमने बेस ईयर बना दिया,
तो अब क्या होगा कि आगे जो भी साल आएंगे वो तो बेस्ट नहीं होंगे, वो तो एवरेज होंगे, और वो जो भी आगे साल आएंगे उनकी जीडीपी क्या होगी, उनकी जीडीपी बेस्ट वाले से लो होगी। तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी कि हमेशा ऐसा लगेगा कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं रही है, क्या हो रही है, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। ठीक है ना। तो इसीलिए बेस ईयर हम डिसाइड एक ऐसे साल को करते हैं जो एवरेज हो, ना ही बहुत ज्यादा अच्छा हो और ना ही बहुत ज्यादा बुरा हो, बीच में हो। ठीक है ना, एक मतलब एवरेज डिसाइड करके औसत वाला चीज पे हो, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, सोशल यानी सामाजिक स्थिरता हो, स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता, पॉलिटिकल कोई मतलब कि कोई मान लो मतलब चुनाव वगैरह उस साल नहीं हुआ हो, ठीक है, कुछ ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं हुआ हो, या कुछ दंगा वगैरह नहीं हुआ हो, प्रोटेस्ट नहीं हुआ हो, ठीक है। इन्वायरमेंट का हमने समझ लिया, जैसे मान लो मानसून वगैरह टाइम पे आया हो, ठीक है ना, मानसून टाइम पे आया हो, कोई कोविड जैसी कोई परेशानी नहीं हुई हो, ठीक है, या कोई मतलब कोई महामारी कोई बीमारी नहीं फैली हुई हो, सूखा वगैरह नहीं आया हो, ठीक है, ज्यादा बारिश नहीं हो गई हो, ऐसी कोई परेशानी। तो इन सारी चीजों को इग्नोर कर दें तो वो साल जब डिसाइड करते हैं तो इन सारी चीजों को, सारे फैक्टर्स को हम देखते हैं, ये सब में इकोनॉमिक सोशल यानी कि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और कैसा पर्यावरणीय, ये सारे के सारे स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये पहली बात। दूसरी बात एक और हमें ध्यान में रखनी होती है कि वो जो ईयर है ना, वो नीदर टू क्लोज, ठीक है, नेदर टू क्लोज नॉर टू फार होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी साल हम एज अ बेस ईयर चूज कर रहे हैं वो अभी के करेंट ईयर से ना ही ज्यादा नजदीक होना चाहिए और ना ही ज्यादा दूर होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात भी, जैसे मान लो कि अभी 25 में अगर हमें डिसाइड करना हो तो ऐसा नहीं 25 में डिसाइड करेंगे ना जाके हम 2005 को जाकर के फिर से रख दें कि 2005 का बेस ईयर चूज कर रहे हैं, नहीं बहुत ज्यादा दूर हो गया ये। तो 25 के आसपास, वैसे मान लो कि अब 25 के आसपास कर रहे हैं तो 25 हो सकता है कि आने वाले टाइम पे 24 में तो हम थोड़ा सा क्या कोविड से अभी अभी निकले थे, ठीक है ना, निकल करके भी थोड़ा सा हम ग्रो कर रहे थे। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अगर 26 में डिसाइड किया जाए तो 25 को ही हमारा बेस ईयर चूज कर लिया जाए। ठीक है, अगर अच्छा जाता है अभी ईयर तो ठीक है, 24 भी अच्छा ही गया था, ठीक है, तो 24 को भी हम चूज कर सकते हैं। तो ना ही ज्यादा दूर हो ना ही ज्यादा पास हो। क्लियर है। चलो, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो होता है करंट प्राइस का और कांस्टेंट प्राइस का। करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, ठीक है ना, करंट एंड कांस्टेंट। अब ध्यान से समझो, ये दोनों में पहले अंतर क्या होता है इसको पहले देख लो। वैसे हम बात करें जो करंट प्राइस होता है इसके बारे में पहले जान लो, करंट प्राइस क्या होता है कि प्राइस प्रिवेलिंग एट द ईयर ऑफ एस्टिमेशन, है ना, एस्टिमेशन यहाँ पे इन कर लो, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्शन के चक्कर में चलोगे तो थोड़ा चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाएंगे। ठीक है ना, ये इंग्लिश हम नहीं पढ़ रहे हैं। चलो, इन यहाँ पे रख लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, समझो इसका, प्राइस प्रिवेलिंग इन द ईयर ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मतलब जो भी एस्टिमेशन ऑफ जो भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जीडीपी लिख लो एक और वर्ड, एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। अब मैंने जीडीपी लिख दिया तो मैंने बता दिया पहले ही, जहाँ पे जीडीपी लिख रहे हैं वहां पे अब सारी बातें समझ लो, जीडीपी भी है, जीएनपी एनएनपी एनडीपी सारी बातें हैं। और एक कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, प्राइस प्रिवेलिंग, है ना, इन द बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर, ठीक है, जो भी प्राइस बेस ईयर में थी उस प्राइस, बेस ईयर जिस भी साल को हमने बेस ईयर माना है उस टाइम पे उस पर्टिकुलर कमोडिटी का या उस पर्टिकुलर सर्विस का, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर वस्तु का जो भी प्राइस था, अगर बेस ईयर में जो प्राइस था उसको कांस्टेंट प्राइस बोलेंगे। और जो अभी करेंट जब हम एस्टिमेट कर रहे हैं जीडीपी को, इस साल में जो प्राइस है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का या सर्विस का, उसको हम बोलेंगे करंट प्राइस। क्लियर है। चलो, अब याद रखना ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ थोड़ा एग्जांपल लेकर हम समझते हैं पहले इसको। जैसे मैं एग्जांपल लेकर समझाऊं तो जैसे वो चॉकलेट का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है ना। हाँ, चॉकलेट का हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, चॉकलेट का हमने एग्जांपल लिया था। ये चॉकलेट मान लो अभी के साल में, अभी जो मान लो 25 चल रहा है, 25 में अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो
कोई भी चॉकलेट हो, कोई सा भी ले लो, मान लो एक चॉकलेट की कीमत यहाँ पे 10 रुपये है, ठीक है, 10 मानो, 10 रुपये इसकी कीमत है, ठीक है। और हमने टोटल 10 चॉकलेट प्रोड्यूस किए, ठीक है ना, 10 चॉकलेट। तो एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपया है, ठीक है, और हमने टोटल एक साल में 10 चॉकलेट प्रोड्यूस किए, तो बताना हमारी टोटल जीडीपी कितनी हो जाएगी? 100 रुपये की जीडीपी हो जाएगी ना। हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी? जीडीपी हमारी हो जाएगी 100 रुपये की, ठीक है, जीडीपी। अब देखो ये तो करंट ईयर का हो गया। अब ध्यान से, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब इसका जो कंपैरिजन करना है कि हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? बेस ईयर पे, यानी कांस्टेंट प्राइस पे। तो अब कांस्टेंट प्राइस जो भी हमने बेस ईयर माना है वहां पे जाएंगे तो पता करेंगे कि इस चॉकलेट की जो कीमत थी उस साल में क्या थी, ठीक है। तो जैसे मान लो उस साल में इसकी कीमत थी, मान लो उस साल में भी इसकी कीमत मान लो 5 रुपए थी, ठीक है ना, जो भी है 5 रुपया। और उस साल में भी हमने कितना 10 ही प्रोड्यूस किया था, क्या? चॉकलेट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जीडीपी हमारी कितनी थी? 50 रुपए। अब जरा सोच के बताओ तो कि 2025 में हमारी जीडीपी कितनी है? 100 रुपए। और ये 2000, जैसे मान लो कि बेस ईयर हम लेके चल रहे हैं 2011 से 12 को, 2011 से 12 में हमारी जीडीपी थी 50 रुपए की। क्या हमारी जीडीपी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बताओ, सोच के बताओ। 2025 में हमारी जीडीपी कितनी आ गई? 100 रुपए की। और 2011 से 12 में हमारी जो जीडीपी थी वो 50 रुपए की थी। क्या हमारी जीडीपी बढ़ी है? बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। हमारी जीडीपी एकदम जस्ट एज इट इज, जैसे ये पहले थी ना, बिल्कुल एकदम उसके बराबर है, उतनी ही है। ध्यान से देखना कैसे। जब भी हम जीडीपी बढ़ना या ग्रो करना, हम ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारी जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसमें हम प्राइस को नहीं देखते हैं, उसमें हम जो प्रोडक्शन की वैल्यू है ना, क्वांटिटी है ना, उसको देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ भी 2011-12 की बात करें, तब भी हमने इस चॉकलेट के कितने बार्स को प्रोड्यूस किया था? 10 को। यहाँ भी प्रोडक्शन की संख्या कितनी थी? 10 ही थी। और यहाँ भी प्रोडक्शन की संख्या कितनी है? 10 ही है, ठीक है ना। तो अगर प्रोडक्शन की संख्या दोनों में सेम है, यहाँ भी वही सेम और यहाँ भी सेम, दोनों अगर सेम है, तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। यानी कि ग्रोथ कोई नहीं, कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक है, ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से देखना यहाँ पे खाली। तो फिर ये 50 से 100 रुपये, रुपया क्या है? तो इसी रुपये को, ये जो 50 रुपये यहाँ पे अधिक हुआ है ना, ये जो 50 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये 50 रुपये को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, इन्फ्लेशन। यानी कि हमारे इकोनॉमी में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है, जितना हम पहले प्रोड्यूस करते थे आज भी उतना ही कर रहे हैं, बस खाली प्राइस बढ़ने के चक्कर में हमारी जीडीपी ज्यादा दिख रही है। ये ज्यादा दिख रही है बट एक्चुअली ज्यादा ये है नहीं, समझ रहे हो। चलो, तो इन्फ्लेशन है। अब अगर फिर जैसे मान लो कि दूसरा कंडीशन लो, ये पहला कंडीशन है, ठीक है ना, ये पहला कंडीशन है। एक और कंडीशन ले लो, दूसरा कंडीशन। मान लो कि यहाँ पे हमने कितना, यहाँ पे हमने 10 प्रोड्यूस किया था, ठीक है, 10 प्रोड्यूस किया था, कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने, अभी वाले केस में, दूसरा केस ले लो, यहाँ पे हमने कितना, 10 रुपए के हिसाब से अभी हमने 15 प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, 15। तो अभी हमारी जीडीपी कितनी बन गई? 150 की। और यहाँ पे कितनी है? 50 रुपए की। तो देखो, बताना। तो अभी हमारे जो इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ, वो इकोनॉमी में ग्रोथ कितना हुआ? सोचो, 100 रुपए ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मत बोल देना 100 रुपया, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी कितनी थी? 10। और यहाँ क्वांटिटी कितनी है? 15। तो हमारी सिर्फ 5 क्वांटिटी का ग्रोथ हुआ है। तो पहले निकालो कि ये 10 रुपए का 5 रुपए के हिसाब से यहाँ पे था, और 10 रुपए का यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से। यानी कि अगर हम निकालेंगे इसका, यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कि ये 10 हमने प्रोड्यूस किया था बेस ईयर पे, अगर उस 10 का अभी हम निकालेंगे किसके हिसाब से? 15, 10 का 10 के हिसाब से निकालेंगे, 10 का 10 के हिसाब से, तो ये 100 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये 100 रुपया, यानी कि ये जो 50 रुपए है, ये अभी के 100 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। तो इस 100 रुपए से कितना ज्यादा हमने प्रोड्यूस किया है? बताना। 150 का हमने प्रोडक्शन किया है, तो इससे 50 ज्यादा है। तो ये जो इसमें से 100 जो निकाल लोगे, ये 50 बचेगा, यही 50 हमारा क्या है? ग्रोथ है। यानी कि हमने 2000 अपने बेस ईयर से हमने कंपेरिजन किया, तो 25 हमने कितना ग्रो किया है? 50 रुपए का ग्रोथ हुआ है हमारी जीडीपी में, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना, क्या कि जीडीपी में ग्रोथ की बात होती है तो ग्रोथ की बात किस पे? अमाउंट पे होती है, ठीक है ना, क्वांटिटी पे होती है, प्राइस पे नहीं होती। प्राइस बढ़ने की वजह से जो भी ग्रोथ हुआ है वो एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ठीक है ना। उस ग्रोथ को हम ग्रोथ नहीं मानते। जैसे यहाँ पे देखो, क्वांटिटी यहाँ भी 10 थी, यहाँ भी 10 थी, तो कोई ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी 10 है और यहाँ पे क्वांटिटी 15 हो गई, तो यहाँ पे 5 रुपए का ग्रोथ हो गया। क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा 5 बनी है, तो 5 क्वांटिटी ज्यादा है, तो 5 रुपए का 10 रुपए के हिसाब से कितना ग्रोथ हो जाएगा? 50 रुपए का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने ग्रोथ हुआ? 50 रुपए का, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, ठीक है ना। अब एक और बात यहाँ पे समझ लो, थोड़ा सा एक और बात समझना है कि ये जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस पे जो मूल्य आता है, ठीक है ना। देखो, जैसे करंट प्राइस पे हमारा जो जीडीपी अभी आया था, यहाँ पे पहले वाले केस में 100 रुपए की जीडीपी आई थी। तो ये जो करंट प्राइस की जीडीपी है ना, करंट प्राइस की, इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं? नॉमिनल, ठीक है ना, नामित जीडीपी बोल सकते हो इसका हिंदी में, नामित जीडीपी।
नॉमिनल जीडीपी। और जो बेस प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे, यानी कि बेस ईयर पे जो है, कांस्टेंट प्राइस पे बेस ईयर पे है, इस जो 50 रुपए का था, इसको हम क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी। अब मुझे ये, मैं मान के चल रहा हूँ कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है, ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा बता भी दे रहा हूँ इसका, अगर बात करोगे तो नॉमिनल जीडीपी क्या है। तो नॉमिनल जीडीपी हम उसको बोलते हैं, मतलब वो जीडीपी जो करंट प्राइस पे क्या की गई हो, एस्टिमेट की गई हो, कैलकुलेट की गई हो। करंट प्राइस पे जो भी जीडीपी कैलकुलेशन हमने करके जीडीपी निकाला है, उस जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। और किस पे, ध्यान से देखना। जैसे एक और एग्जांपल मैं समझा दूँ, थोड़ा समझ लो। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा तो होने दो, एक और एग्जांपल लेके समझ लो। ठीक है, देखो। जैसे मान लो यहाँ पे ये करंट की बात हो गई, ठीक है, और ये हो गई कांस्टेंट की प्राइस की बात हम कर रहे हैं। करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ भी हमने 10 प्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। 10 प्रोड्यूस किया था संख्या, ठीक है। 10 प्रोड्यूस किया था, और एक का दाम भी कितना था? एट 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपया पे। तो प्रोडक्शन की संख्या 10 चीजें हमने, एन का मान ये 10 है, ठीक है ना। 10 हमने प्रोड्यूस किया था, और 10 रुपए के हिसाब से, तो हमारी टोटल जीडीपी कितनी आ गई? 100 रुपए। तो जो 100 रुपए की जीडीपी आई, ये हमारी कौन सी जीडीपी हो गई? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। चलो कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो उसे पता है कि ये जो चीजें जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, चॉकलेट है, बिस्किट है, जो भी है, जो भी सामान हमने प्रोड्यूस किया, कुछ भी हो, चाहे वो टीवी हो, स्मार्टफोन हो, जो भी हो, जो भी चीजें हैं, तो उसको हमने यहाँ के प्राइस अगर हमने कैलकुलेट कर दिया किससे? करंट प्राइस से, तो वो क्या बन गया? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है ना। अब इसी पर्टिकुलर थिंग को हमने कितना प्रोड्यूस किया है? एन का मान यहाँ पे अमाउंट कितना है? 10 है। तो इसी 10 अमाउंट को अगर हम कांस्टेंट प्राइस हमारा क्या है? ये 5 रुपया है। तो इससे अगर हम गुना करवा दे तो बताओ, 5 रुपए से, तो ये कितना बन जाएगा? 50। तो ये जो 50 रुपया आया ना, ये 50 रुपया जो है यहाँ पे, ये 50 रुपया क्या है? इसी को हम बोलते हैं रियल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी, ठीक है। तो व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट द, at which at the constant price, then it is called, or it is considered as the what? Real GDP. Or when GDP is what? GDP is calculated at current price, then it is called, or it is said to be, or it is considered as nominal GDP. क्या ये बात क्लियरली समझ में आ गई? अगर हम करंट प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट करें तो वो नॉमिनल जीडीपी, और अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करें तो रियल जीडीपी, ठीक है ना। और इसको मैंने समझ लिया कि यहाँ पे भी, यहाँ पे 100 रुपए की जीडीपी भले ही दिख रही है, बट ये खाली दिख रही है। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेटेड, फूला हुआ। मतलब कि ये ऐसा है ना, महंगाई के चक्कर में तो ज्यादा हुआ है, हमारे इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ है, जीरो ग्रोथ है यहाँ पे। ग्रोथ जब भी देखते हैं कैसे देखते हैं? अमाउंट पे। यहाँ पे 10 चीजें प्रोड्यूस की गई है, और यहाँ भी 10 ही, मतलब कि यहाँ भी 10 ही प्रोड्यूस की गई है। ध्यान देखो, जैसे क्या भी बात करें कि देखो यहाँ पे 5 प्राइस है, यहाँ भी 10 ही प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। एन का मान यहाँ भी 10 है, 10 ही प्रोडक्शन है, और यहाँ भी 10 ही प्रोडक्शन है। अगर दोनों 10 है तो यहाँ पे कोई भी ग्रोथ हमारे अंदर, मतलब हमारी जीडीपी में नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 10 प्रोड्यूस किया गया और यहाँ पे हमने उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन, मतलब कि एन का मान, जो क्वांटिटी अगर थोड़ी सी भी बढ़ गई तो जीडीपी पे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा उसको समझ लो। जैसे करंट प्राइस को क्या बोला जाता है, इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पेपर में ये चीजें पूछी जाती हैं। तो करंट प्राइस को बोला जाता है कि यहाँ पे, जैसे बताना कि ये करंट प्राइस में इन्फ्लेशन को हमने माइनस किया है क्या। देखो यहाँ पे 100 रुपए की हमारी जीडीपी दिख रही थी, लेकिन 100 रुपए जीडीपी नहीं थी, ये जीडीपी एक्चुअल थी 50 रुपए की। और ये जो बाकी 50 रुपए बचा, वो बाकी 50 रुपए क्या था? बाकी 50 यहाँ पे क्या था? इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, ठीक है ना। तो बताना, अगर मैं बोलूं कि क्या ये करंट प्राइस में या क्या नॉमिनल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं क्या? बोलो। कंसीडर करने का मतलब कि इन्फ्लेशन को हम निकालते हैं यहाँ से, इन्फ्लेशन को हम माइनस करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस करंट प्राइस को या नॉमिनल जीडीपी को बोला जाता है कि क्या? इन्फ्लेशन इज नॉट कंसीडर्ड, है ना। इन्फ्लेशन इज नॉट कंसीडर्ड, ठीक है ना। या ये भी बोला जाता है, या इसको और भी बोला जाता है पेपर में, मतलब अगर न्यूज पेपर पढ़ते हो तो वहां पे ऐसे ही क्या स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। पेपर भी कभी कभी दे देता है। हिंदी में भी समझा रहा हूँ, पहले लिख लेने दो। या फिर होता है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन इज नॉट एडजस्टेड, ठीक है, एडजस्टेड। या एक और लिखा जा सकता है क्या, कि इन्फ्लेशन इज नॉट रिमूव्ड, ठीक है, घटाया नहीं गया है, एडजस्ट नहीं किया गया है, या कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी हमने बातें लिखी, ये कांस्टेंट वाला बिल्कुल इसके उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन, देखो
क्या हो गया, पहले समझ लो इसको। इन्फ्लेशन इज नॉट कंसीडर्ड का मतलब हो गया कि यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात हमने की ही नहीं है। इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो बात पता लग जाएगी ना कि इन्फ्लेशन है यहाँ पे, फिर तो हम निकालेंगे उसको, हटाएंगे। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन को हमने समझा ही नहीं है, इन्फ्लेशन को हमने कुछ माना ही नहीं है। जब इन्फ्लेशन मानेंगे ही नहीं तो ये टोटल हो जाएगा कॉन्स्टेंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे। और जब इन्फ्लेशन को मानेंगे, इन्फ्लेशन को कंसीडर करेंगे, इन्फ्लेशन का मतलब वैसे तो मुद्रास्फीति होता है, बट महंगाई भी समझ के चलो। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई समझ के चलो अभी, ठीक है ना। आगे चल के पढ़ेंगे, मनी चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रा अपस्फीति क्या होती है। चलो, तो इन्फ्लेशन तो यहाँ पे कंसीडर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन को माइनस नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन को माइनस कर लिया। देखो, जब माइनस करेंगे तो 50 रुपए का यहाँ पे आया, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन इज, इसको रियल जीडीपी पे, तो रियल जीडीपी पे क्या हो जाएगा, ये रियल जीडीपी पे इन्फ्लेशन इज, इसका जस्ट उल्टा इज कंसीडर्ड। ठीक है, या तो कंसीडर्ड बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, एडजस्टेड ही बोलोगे। ठीक है ना, एडजस्टेड, या फिर क्या बोलोगे, रिमूव्ड। ठीक है, रिमूव्ड, ये सारी बात है। तो ये भी याद रखना, ये सिंगल स्टेटमेंट कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। कंसीडर का मतलब समझा गया है, एडजस्टेड का मतलब माइनस किया गया है, और रिमूव का मतलब भी माइनस किया गया है। और यहाँ पे नॉट एडजस्टेड, नॉट कंसीडर्ड, नॉट रिमूव्ड, इसका मतलब कि माइनस नहीं किया गया है। आगे हम कुछ समझते हैं। हमने ये तो समझ लिया, हमने करंट प्राइस समझा, कांस्टेंट प्राइस समझ लिया, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी हो गया। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हमें समझना है। एक टर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है ना, उसको समझते हैं। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स में। इसको समझते हैं जरा। इसका हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसका होता है क्रय, पहले इंग्लिश में लिख दूं पूरा फुल फॉर्म इसका, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, टी वाई है, पैरिटी। इसका हिंदी में होता है क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समता। ठीक है ना, ये क्या होता है इसको जरा समझते हैं। जैसे मान लो कि आप लोगों ने ये अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमारे गांव के अगर कोई इंसान, कोई मान लो बच्चा गांव पे रह के पढ़ाई कर रहा है, और कोई सेम घर का बच्चा या सेम वही बच्चा फिर मान लो शहर में जाके पढ़ाई कर रहा है, तो क्या दोनों जगह खर्चे सेम आएंगे क्या। अगर अगर मान लो कोई इंसान गांव पे रह के पढ़ाई कर रहा है और फिर वही इंसान शहर में जाके पढ़ाई कर रहा है, तो उसके जो खर्चे होंगे, एवरेज जो एक्सपेंसेस होंगे, वो दोनों जगह के सेम होंगे क्या। बिल्कुल भी नहीं होंगे। हमें पता है, लोग ऐसे नॉर्मली बोलते हैं, ऐसे तो मतलब कि एग्जैक्ट अगर पता लगाओगे तो एग्जैक्ट बिल लगाने में थोड़ा सा मतलब कि हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली ऐसे लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो गांव का बहुत कम पैसा शहर के ज्यादा पैसे के बराबर होता है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, बिल्कुल ये परचेजिंग पावर पैरिटी वाला ही क्या है, कॉन्सेप्ट है। ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि क्या, जैसे मान लो कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि गांव में अगर कोई इंसान पर मंथ 5,000 रुपए खर्च पे एक मतलब एक महीना गुजारा कर ले रहा है। ठीक है ना, गांव में कोई ऐसा आदमी है जो 5,000 खर्च कर रहा है पर मंथ, तो अपना एक महीना गुजारा अच्छे से कर ले रहा है। ठीक है, वही अगर आदमी किसी शहर में जाएगा तो एक महीना गुजारने के लिए उसको या तो 10,000 या 12,000 या 15,000 खर्च करना पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि गाँव का, ध्यान से देखना मैं समझा रहा हूँ, रूरल या विलेज, विलेज ही मान लो, या मान लो रूरल मान लो, विलेज मत मानो, रूरल और अर्बन मान लो। ठीक है, रूरल, जो रूरल एरिया अगर कोई है, रूरल और यहाँ पे अर्बन है, ठीक है ना, अर्बन, तो रूरल का 5,000 यहाँ के मान लो 10,000 के बराबर है। ठीक है, तो 5,000 10 के बराबर है ये। अब एक्चुअल में 5,000 10,000 बराबर नहीं है, लेकिन अगर लाइफ स्टाइल को, लाइफ स्टाइल मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को या क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम करें, तो 5,000 में किसी गांव में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जिया जा सकता है, ठीक है ना, वही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या वही क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीने के लिए शहर में कितने पैसे देने पड़ जाएंगे, 10,000। मेरी बात समझ रहे हो। और यही क्या होता है, कैसे, ये इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी कि जो सामान यहाँ पे हम 5,000 में खरीद सकते हैं, वही सामान अगर हम शहर में जाके खरीदें तो मतलब वही सामान या वही गुड्स एंड सर्विसेज, तो वहां पे कितनी पड़ जाएंगी, 10,000। ठीक है, तो ये तो हमारे मतलब गांव और शहर की बात हो गई। अब ये सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं ना, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में यूज करें तो अलग अलग देश के लिए भी यूज होता है। जैसे मान लो इंडिया और यूएसए की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो मैं एक कंट्री ले रहा हूँ, यहाँ पे हो गई हमारी इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया यूएसए। ठीक है ना। अब क्या नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे मान लो कि हमारी, ध्यान से समझना, जैसे मान लो इंडिया की हमारी जीडीपी मान के चलो 100 रुपए की है। ठीक है, 100 रुपए की, 100 रुपये मत मानो,
हाँ, इंडिया की जीडीपी कितनी, मान लो 170 रुपए की है, ठीक है। इंडिया की जीडीपी हमने मान ली 170 रुपए की है। अब हमें पता है कि अभी का जो मार्केट रेट जो भी चल रहा है कि एक डॉलर में कितना रुपीज होता है, तो लमसम थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा होता रहेगा, 85 रुपीज के आसपास है, ठीक है ना, 85 के आसपास। तो बताना, अब हमारी जो जीडीपी है वो 170 रुपए की जीडीपी है, और हमें पता है कि एक डॉलर में, ठीक है, एक डॉलर में कितना 85 रुपए होते हैं। तो अगर एक डॉलर में 85 रुपया है, तो बताना हमारी ये जो रुपीज में जीडीपी है, अगर इसको हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो कितने डॉलर में ये आएगा, 2 डॉलर का आएगा ना, बताओ। ये जो हमारी जीडीपी आएगी 85 रुपए में एक डॉलर है, हमारी 170 रुपए की है, तो कितनी, 2 डॉलर की जीडीपी हमारी आ जाएगी, 2 डॉलर की, समझ रहे हो। तो 2 डॉलर की ये जीडीपी हो गई। और लेकिन ये तो एक्चुअल मतलब जो मार्केट प्राइस है, ये किस पे है, मार्केट प्राइस पे है, जो भी मतलब वैल्यू चल रहा है डॉलर का। देखो, चूंकि डॉलर बहुत ही ज्यादा क्या फेमस, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या चर्चित, ठीक है ना, या प्रिवेलिंग करेंसी है, हर कोई इसको वैल्यू देता है हर जगह। मतलब कोई इंसान अगर अपने क्या बोलूँ, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में अगर कुछ रखता है तो डॉलर ही रखता है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब लमसम सारे देशों में मान्य है ये, ठीक है, हर जगह फेमस है, हर जगह चल जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा, मार्केट प्राइस की वैल्यू थोड़ी सी नॉर्मल से ज्यादा दिखती है, ठीक है ना। तो ये तो हमने देखा कि मार्केट प्राइस पे एक डॉलर बराबर 85 रुपया है, ठीक है। अब जरा एक्चुअल में देखते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी को लगा करके, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मान लो कि अपने यहाँ अगर हम एक दिन, ध्यान से देखना, इंडिया में, क्या इंडिया में अगर हम एक दिन अगर हम गुजार रहे हैं, मतलब इंडिया किसी शहर में, अच्छे शहर में, मान लो इंडिया कैपिटल दिल्ली में ही गुजार रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन का जो खर्च आएगा वन डे का इंडिया में, एक दिन का, वो मान के चलो एक दिन का खर्च तुम्हारा कितना आ गया, कुछ भी 500 रुपये मान लो, ठीक है। एक दिन का खर्च ओवरऑल सारा खर्च लेकर के 500 रुपये आ गया, ठीक है। अब यही हम जाकर के देखेंगे कि यूएसए में हमारे एक दिन का खर्च कितना आएगा, ठीक है ना, वन डे का। तो यहाँ पे जाओगे तो अब जाहिर सी बात है ना, ऐसे लोग कैलकुलेट भी करते हैं कि अगर यहाँ पे मान लो कोई पढ़ाई कर रहा है इंसान इंडिया में, तो उसके मान लो एक साल में 1 लाख रुपए लग रहे हैं। और अगर वही जाके कहीं बाहर यूएसए वगैरह किसी अदर कंट्री में पढ़ाई कर रहा है, डेवलप्ड कंट्री में, जैसे डेवलप्ड कंट्री में, तो वहां पे वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी लग सकता है, ठीक है, 4 गुना 5 गुना भी लग सकता है, वही बात। तो अगर इंडिया में कोई एक दिन गुजार रहा है तो एक दिन का 500 रुपये खर्च उसका आ रहा है, एवरेज खर्च। और अगर वही इंसान जा करके सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ या सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अगर यूएसए में गुजार रहा है, तो वहां पे उसका खर्च लमसम कितना, कुछ ही मान लो 10 डॉलर ही मान लो, ठीक है, 10 डॉलर आ रहा है। ध्यान से देखना, 10 डॉलर। रुको मैं थोड़ा सा ऐसा यूनिट ले रहा हूँ जो कट कुट करके थोड़ा सा हमें समझाने वाला वैल्यू दे दे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो अरे वही मानो ना, चलो उसी को मान के देखते हैं। क्योंकि अभी चूंकि मैंने 85 मान लिया है ना, 85 जगह पर कोई और अगर टर्म मानता थोड़ा आसान होता, छोटा टर्म मानता, जो मान लो कि मैं कुछ और मान लेता। चलो कोई बात नहीं, 85 कोई मान के बनाते हैं एक्चुअल वैल्यू पे ही। तो मान लो 10 डॉलर के बराबर है, ठीक है। सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर एक दिन हम जी रहे हैं यूएसए में, तो हमारा 10 डॉलर खर्च हो रहा है, ठीक है ना। अब बताना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक दिन अगर हम अपने इंडिया में गुजार रहे हैं तो 500 रुपये खर्च हो रहा है, और वही सेम लाइफ या वही सेम चीजें वहां पे भी जाके खा रहे हैं, वैसे ही रह रहे हैं, वैसा ही बिल्कुल क्वालिटी है, सब कुछ सेम है। तो वैसे क्वालिटी के लिए हमें यूएसए में 10 डॉलर पे करने पड़ रहे हैं। यानी अगर हम बोलेंगे, इवेल्युएट करेंगे, इक्वेट करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा कि 10 डॉलर बराबर कितना, 500 रुपया आएगा। सोचो, यहाँ पे हमने निकाला है जो मार्केट प्राइस पे निकला है कि एक डॉलर बराबर 85 रुपया है, और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम अपने इंडिया में कोई लाइफ जी रहे हैं तो एक दिन में हमें 500 रुपया खर्च आ रहा है, और अगर यही सेम लाइफ जाकर हम यूएसए में जी रहे हैं तो एक दिन में 10 डॉलर का आ रहा है। यानी कि 10 डॉलर बराबर किसके हो गया, 500 रुपए के। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि एक डॉलर किसके बराबर होगा, 50 रुपए के होगा ना, एक डॉलर बराबर 50 रुपया। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मार्केट प्राइस पे एक डॉलर 85 रुपए के बराबर था, और यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी की बात अगर हमने कर ली, परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब क्या, कि जो परचेज करने की क्षमता है, यानी यहाँ पे जिस पैसे से हम, ध्यान से देखना, जिस पैसे से मतलब यहाँ पे 500 रुपए के पैसे से या 500 रुपए के सामान से हम एक दिन जी जा रहे हैं, मतलब एक दिन अपना निकाल ले रहे हैं अच्छे से, वही यहाँ पे कितना, 10 डॉलर में एक दिन निकाल रहे हैं। यानी कि यहाँ का 500 रुपया और वहां का 10 डॉलर क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि एक डॉलर का परचेजिंग पावर पैरिटी पे कितना मान आ गया, 50 रुपया आ गया। देखो, मार्केट प्राइस पे एक डॉलर बराबर 85 रुपया था, और अभी परचेजिंग पावर पैरिटी पे 50 रुपया आ गया। तो ऐसे ही अगर हम अब देख लो ध्यान से कितना कितना का अंतर हो गया। तो यही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थोड़ा डॉलर को वैल्यू ज्यादा लोग देते हैं, ठीक है ना, इन्फ्लेशन मान लो, वैल्यू ज्यादा लोग देते हैं, ये सारी चीजों से।
ठीक है। तो अब ये जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं अपने देश की, ठीक है, तो इसलिए हम दो चीजों पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। एक कौन सा, ध्यान से देखना, एक जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो वही कौन सा, मार्केट प्राइस बोल लो, जो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मल जीडीपी, या नॉर्मल लिख लो, मार्केट प्राइस छोड़ दो, नॉर्मल लिख लो, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, या मार्केट प्राइस जो भी लिख लो, मार्केट प्राइस। और एक हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी पे, ठीक है ना। याद रखना अभी जो मैंने बताया यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको खाली कोई भी इकोनॉमी या कोई भी कंट्री अपने समझने के लिए, अपने आप को मतलब कि अपने आप को क्या संतुष्ट करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए चीजें यूज करती है। ये चीजें ऐसा कोई मतलब इकोनॉमिक्स में ऐसा यूज होता नहीं है, ठीक है ना। रियल में कोई अपनी जीडीपी का अगर कंपैरिजन करता है या करेंसी का कोई अगर कंपैरिजन करता है तो परचेजिंग पावर पैरिटी पे नहीं होता है, ठीक है। ये समझने के लिए सिर्फ हम करते हैं, ठीक है ना, ताकि हम उतना नीचे नहीं जितना बाजार में दिखता है, एक्चुअल में यही लागू होता है, ठीक है, एक्चुअल में यही लागू होता है। बट अगर रियलिटी में जाकर देखोगे तो रियलिटी में ही परचेजिंग पावर पैरिटी वाली सही होती है। अच्छा, तो परचेजिंग पावर पैरिटी पे जैसे मान लो कि अभी के टाइम पे अगर हम बात करें 2025 में, तो अगर नॉर्मल जीडीपी की हम बात करें तो जीडीपी में हम पूरे वर्ल्ड में फोर्थ रैंक पे है। कहाँ पे है, फोर्थ रैंक पे। अभी पहले फिफ्थ पे थे, अभी हमने जापान को पीछे करके फोर्थ रैंक पे आ गया, ठीक है ना। लमसम हमारी जो इकोनॉमी है वो 4.19 ट्रिलियन की है, ठीक है। और ध्यान से देखना, अब जैसे हमने कहीं से देखा कि अभी यहाँ पे कि अगर हम बाजार पे या मार्केट प्राइस पे या नॉर्मल पे बात करें तो $1 बराबर है 85 रुपया, लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं तो वही 85 घट के कितना आ जाता है, 50 रुपये पा जाता है, ठीक है। ये हमने एग्जांपल लिया, और भी कम आ सकता है इससे, ठीक है ना, 50 से भी कम आ जाएगा। तो ये आ गया। तो अगर परचेजिंग पावर पैरिटी पे हम जीडीपी की बात करेंगे तो ये जीडीपी हमारी कौन सी, हम थर्ड पे आ जाता है निकल करके, याद रखना, ठीक है ना। और अब आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, यानी कि क्रय शक्ति समता। अगर क्रय मतलब कि सामान खरीदने की क्षमता को अगर हम दोनों में बराबर करें, इससे मतलब कि एक दिन यहाँ भी लाइफ गुजार रहे हैं, एक दिन वहां भी गुजार रहे हैं, तो इस पे जो खर्च आता है उसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। इसमें जो समानता आएगी, जो बराबर हम करते हैं, वो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि एक और हमें चीज पढ़नी होती है, ट्रांसफर पेमेंट्स, है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान, ठीक है। वही देखो, पहले समझो इसको ध्यान से क्या होता है। देखो, ट्रांसफर पेमेंट्स ये ऐसी कैटेगरी होती है ना, जो जैसे मान लो कि सीधा बस ये समझ लो कि हम जब भी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी कुछ भी कैलकुलेट करते हैं तो उस पर क्या देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है ना। अब ये ट्रांसफर पेमेंट जो होता है ये मतलब बिना किसी मेहनत के, बिना किसी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किए। जैसे मान लो कि मैं अगर कोई अपने कोई सर्विस बेच रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को सर्विस दे रहा हूँ यहाँ पे, तो पढ़ा रहा हूँ तो इसके बदले में कुछ जो पैसा मिलेगा वो ट्रांसफर पेमेंट का अंडर नहीं आएगा। ट्रांसफर पेमेंट के अंदर वो सारे भुगतान होते हैं, वो सारे पैसे होते हैं जो हमें ऐसे फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हमें कुछ देना नहीं पड़ा है। जैसे मान लो ऐसे कौन कौन से पैसे होते हैं, किस किस टाइप के पैसे होते हैं जिसके लिए हमें कुछ देना नहीं पड़ा है। तो इसका एग्जांपल होता है कैसे, एक नंबर से मान लो कि कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रांसफर पेमेंट में, जैसे सब्सिडीज हो जाएगी, ठीक है। सब्सिडी सभी समझते हो, सब्सिडी क्या होता है, छूट, जो भी सरकार की तरफ छूट दी जाती है। और क्या हो सकता है 2 नंबर में, पेंशन, ठीक है ना। पेंशन, पेंशन के लिए भी हमें, अभी ये मत बोल देना कि पेंशन के लिए हमने सर्विस पहले ही दी है। पहले जो हमने सर्विस दी थी उसके लिए हमें सैलरी मिलती थी, अभी जो पेंशन मिल रही है ना उसके लिए हमने कोई क्या, कोई सर्विस या कोई गुड्स मतलब कुछ भी हम दे नहीं रहे, फ्री में हमें मिल रहा है, पेंशन हो गया। और अगर बात करोगे इसके अलावा तो 3 नंबर बात करोगे पॉकेट मनी जो हमें मिलता है, क्या पॉकेट मनी, ये पॉकेट मनी भी किस में, ट्रांसफर पेमेंट में आता है, ठीक है। 4 कैटेगरी में बात करो तो जो हम टैक्स जमा करते हैं, ठीक है ना, टैक्स के बदले हमें कुछ मिलता नहीं। अभी मत बोल देना कि टैक्स के बदले सरकार बहुत कुछ करती है, वो करती है लेकिन जिस अनुपात में हम टैक्स देते हैं ना हमें उस अनुपात में नहीं मिलता, ठीक है। तो खास करके यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की बात होती है, ठीक है। टैक्स 2 प्रकार के मैंने समझा दिया था, डायरेक्ट वो होता है जो सीधे हम सरकार को अपनी इनकम पे देते हैं, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जीएसटी, जो हम सामान पे देते हैं, गुड्स एंड सर्विस पे। और अगर हम बात करें तो गिफ्ट्स हो गया, ठीक है, गिफ्ट्स भी हमें फ्री में ही मिलता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो 6 नंबर, नॉट 7, 6 नंबर, 6 नंबर हम बात करें, कभी कभी इसमें लॉटरी को भी, ठीक है, कभी कभी लॉटरी को भी इसमें इंक्लूड कर, कभी कभी लॉटरी को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, तो ठीक है। तो ये सारे पेमेंट्स, ये सारे भुगतान ऐसे भुगतान होते हैं जिसके लिए हमें, इसके बदले में हमें कुछ देना नहीं पड़ता है, ना ही हमें कुछ वस्तु देनी पड़ती है, गुड्स देना पड़ता है, और ना ही कोई सर्विस,
ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। और याद रखना इनमें से किसी को भी हम अभी तक जो नेशनल इनकम पढ़ा है ना, नेशनल इनकम, इनमें किसी को भी ऐड नहीं किया जाता, ना ही जीडीपी में, ना ही जीएनपी में, ना ही एनडीपी में, ना ही एनएनपी में। ठीक है, ये सारे। चल, ये हो गया सब्सिडीज। हाँ, ट्रांसफर पेमेंट सारे के सारे होते हैं। ठीक है, चलो आगे। ट्रांसफर पेमेंट हो गया, ठीक है ना। पेपर में पूछा जाता है, याद रखना हमेशा कि इनमें से कौन सा ट्रांसफर पेमेंट के अंडर आएगा, कौन नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखना ऐसी कोई भी चीज, अब इनको हम अच्छा कोई बताएगा क्या मुझे कि इनको हम नेशनल इनकम में या इनको हम क्या जीडीपी में, जीएनपी में, एनडीपी में, एनएनपी में ऐड क्यों नहीं करते हैं। तो अभी तक जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ा है, चाहे वो जीडीपी का हो, चाहे वो एनडीपी का हो, चाहे जीएनपी का हो या एनएनपी का हो, सभी का डेफिनेशन हमने क्या देखा है कि टोटल मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना। अब बताना कि ये जो पैसा मिला इसके बदले में कोई गुड्स या सर्विस दी गई है। जो भी ये पैसा मिला, ये वाला ट्रांसफर पेमेंट वाला, इसके बदले में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो जब इसके बदले में कोई प्रोडक्शन, ना ही सर्विस का, ना ही कोई गुड्स का, कुछ हुआ ही नहीं, जब कुछ यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं गया, तो इसको हम काउंट जीडीपी में या जीएनपी में नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना। वैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी में एक और चीज काउंट नहीं होती, क्या हम बोलते हैं, केयर इकोनॉमी की एक बात होती है। ठीक है ना, केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी हम क्या बोलते हैं थोड़े, अब देखो थोड़े से इकोनॉमिक्स में टर्म्स ऐसे ऐसे हैं जिनको याद ही करना पड़ता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें याद ही करने पड़ते हैं। ठीक है ना, नए नए टर्म्स होते हैं, बट एक बार इसको समझ जाओगे फिर हमेशा के लिए। केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी क्या होती है, केयर इकोनॉमी के अंडर वो सारी चीजें आती है ना जो हमारे घर पे जो मतलब फीमेल्स होती हैं, जैसे मान लो हमारी बहन हो गई, हमारी माता हो गई, जो भी फीमेल्स होती हैं, वो सारी की सारी उनके द्वारा जो काम किया जाता है घर पे, उसको केयर इकोनॉमी में रखते हैं। अब इन सारी चीजों को भी हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, याद रखना। ठीक है ना, इसको भी जीडीपी में या नेशनल इनकम कहीं भी इसको शामिल नहीं किया जाता है, हाउस होल्ड का इनकम या फिर किसी भी घर का, या फीमेल्स का खास करके। चल, अब हमें आगे पढ़ना है। थोड़ी सी क्लास लंबी तो हो गई, बट कोई बात नहीं, भी खत्म भी होने वाला है। हमें आगे भी देखना है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। ठीक है ना, यहाँ से भी सवाल भर भर के आते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, यानी इसका हिंदी मतलब हो जाएगा कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के तरीके, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो मेजरली क्या, तीन तरीके का ही हम यूज करते हैं। ठीक है ना, पहले जो तरीका होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। जो दूसरा तरीका होता है उसको बोलते हैं इनकम मेथड। ध्यान से समझ लो, पेपर में सवाल यहाँ से भर भर के आते हैं, इनकम मेथड। और जो तीसरा तरीका होता है उसको बोलते हैं हम जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, एडेड या एडिशन जो भी बोल लो। ठीक है, एडेड, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं जी वी ए। ये तीन तरीकों को यूज करता है। ठीक है ना, तीनों में कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से पहले समझो। पहले तो मुझे ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा यहाँ। चलो, मुझे ये बताओ कि जीडीपी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों ने ऐसे नॉर्मली ये बात सुनी होगी कि एक आदमी का अगर कुछ जो एक्सपेंस होता है, खर्चा, हम जो कुछ खर्चा करते हैं, हमने कुछ खर्चा किया, जैसे मान लो कि कोई भी सामान हमने खरीदा, तो हमने खरीदा अगर कोई सामान, तो उसके लिए हमने पैसा पे किया, तो जितना रुपया हम खर्चा करते हैं ना, बिल्कुल उतना ही रुपया सामने वाले का क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो या तो अपने सारे खर्चे को जोड़ लो, मतलब पूरे देश के सारा जो खर्चा हो गया उसको ऐड कर लो, तभी वो जीडीपी निकल जाएगा। या जो भी देश में सारा खर्चा हुआ होगा, वो सारे खर्चे किसी न किसी का इनकम हुआ होगा, तो या तो उस देश के या उस इकोनॉमी के सारे खर्चे को ऐड कर लो, तभी जीडीपी निकल जाएगा। या उस इकोनॉमी के सारे इनकम को, क्योंकि जो हमने खर्चा किया होगा, जो भी सारे खर्चे हुए होंगे, वो किसी न किसी का इनकम हुआ होगा, तो वो सारे इनकम को भी ऐड कर लो, तभी वो जीडीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझो अभी। ठीक है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला यहाँ पे कुछ है, ध्यान से समझो। जैसे मान लो यहाँ पे जब हम खर्चे की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इस खर्चे वाले कैटेगरी में क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, उपभोक्ता खर्च। ठीक है, उपभोक्ता खर्च पहले नंबर में। दूसरा जो आता है वो आता है हमारा कौन सा, इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी खर्च करते हैं हम ना, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं।
इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, यानी कि निवेश इसको हिंदी में बोलते हैं, पहले ही हम पढ़ चुके हैं निवेश। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो चौथी कैटेगरी आती है वो आता है एक्सपोर्ट। ठीक है ना, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है आयात, सॉरी एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। ठीक है, निर्यात, निर्यात मतलब अपने अपने यहाँ की कोई वस्तु अगर हम अपने देश से बाहर बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट कहा जाता है। और जो पांचवी कैटेगरी आती है वो आती है इम्पोर्ट। ठीक है, अब इनका कुछ शॉर्ट फॉर्म होता है जो पेपर मतलब पेपर मानता है या इकोनॉमी यूज किया जाता है, उसको याद करना, पेपर वैसे ही शॉर्ट फॉर्म के रूप में ही पूछा जाता है। जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हम वैसे आई से करते हैं। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट को आई से करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट को हम एक्स से, और इंपोर्ट को हम कैपिटल एम से। ये सारी बातें याद रखना पेपर में शॉर्ट फॉर्म के रूप में। ये जो एब्रिविएशन एब्रिविएशन बोल रहा हूँ, जो इसका सिंबल है ना, इस सिंबल को यूज करके पूछा जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये सबको हमें ध्यान से देखो, सबको हमें ऐड करना है, इसमें से कुछ हमें माइनस भी करना है। खर्चा हमने कहाँ कहाँ किया, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे पहले इसको बता दे रहा हूँ। चलो, इसमें अगर नहीं हटेगा तो मैं इनकम को अगले पेज में बता दूंगा। ध्यान से पहले देख लो। जैसे इसकी अगर मैं बात करूँ तो अगर खर्चों को हम ऐड करेंगे तो ध्यान से देखना, अगर एक्सपेंडिचर हमने निकाला यहाँ पे, अगर एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पे जीडीपी निकाला, जीडीपी। ठीक है ना, अगर जीडीपी निकालेंगे तो बताना उपभोक्ता का खर्च हमारा क्या हो गया, सी हो गया जोड़। फिर इन्वेस्टमेंट जो किया उसका क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, उसके बाद से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी हो गया। ये सारे खर्च को हम ऐड कर रहे हैं। ये जो एक्सपोर्ट है, बताओ एक्सपोर्ट पे जो खर्चा हुआ वो खर्चा हम इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, सोचो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि जो भी चीजें, वस्तुएं या सर्विसेज हमने अपने यहाँ प्रोड्यूस की थी, प्रोड्यूस तो हमने अपने यहाँ किया, यानी उस पर खर्च हमारे यहाँ हुआ, लेकिन उसको हमने बेच कहाँ पे दिया, विदेश में जाकर के। अब अगर विदेश में जाकर के हमने उसको बेचा है, बताना ध्यान से, विदेश में हमने उसको बेचा है, तो चूंकि वो चीजें बनी तो हमारे यहाँ है ना, जो उस पर फैक्टर कॉस्ट था, फैक्टर कॉस्ट है, जो भी उस पर खर्चा लगा था, वो खर्चा हमने यहाँ से किया था, यानी वो खर्चा हमारे यहाँ का होगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का होगा। तो वो इसमें एक्सपोर्ट को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है ना, एक्स एक्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, और इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर से हमने कुछ सामान मंगाया है। अब बताओ, बाहर से जो हमने सामान मंगाया है उस पे जो भी खर्च हुआ होगा वो हमारी जीडीपी में आएगा या जिस भी देश से हमने मंगाया उस जीडीपी का होगा, सोचो। तो जिस देश से हमने उस चीज को, जिस जो भी हमने इंपोर्ट किया है उसको हमने जिस भी कंट्री से इंपोर्ट किया है, आयात किया है, मंगाया है, जो भी वहां पे फैक्टर कॉस्ट आया होगा वो उस पर्टिकुलर देश का होगा, यानी कि वो जो कॉस्ट होगा वो उस पर्टिकुलर देश के जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। तो यहां से हम उसको क्या कर देंगे, ये इसको, बताओ, इसको हम माइनस कर लेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। चलो, तो क्या देखा हमने, सी का मतलब कंजम्पशन हो गया, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स का मतलब जो हमने एक्सपोर्ट की हुई चीजें, मतलब जो भी चीज हमने एक्सपोर्ट की है, जो अपने यहाँ हमने प्रोड्यूस की थी और बाहर हमने एक्सपोर्ट करती है उसको जोड़ते हैं। लेकिन जो बाहर प्रोड्यूस हुई थी और हमने अपने यहाँ उसको इंपोर्ट कर लिया, आयात कर लिया, मंगा लिया, उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक और टर्म है कि यही जो इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है, इसको हम, ये जो इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है ना, इसको हम ऐसे कर दे तो इसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। याद रखना, नेट एक्सपोर्ट, यानी कि शुद्ध क्या, निर्यात, नेट एक्सपोर्ट। तो ऐसे भी कोई पूछ लेगा नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला बताओ, तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला यही हो जाएगा। ठीक है ना, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, यहाँ पे सिंबल याद रखना है कि सी का मतलब कंजम्पशन होता है, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, और एम का मतलब इम्पोर्ट। ठीक है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बात अभी समझ में आ गई होगी। इसको फॉर्मूला को रट भी लेना और सारे इसके सिंबल्स को याद भी कर लेना कि इसका मतलब क्या होता है। और अगर नेट एक्सपोर्ट पूछे तो यही होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कुछ चीजें हमने निर्यात की होगी, कुछ चीजें हमने आयात की होगी, तो निर्यात में वाले में से आयात को निकाल दोगे तो नेट एक्सपोर्ट आ जाता है, नेट यानी कि शुद्ध निर्यात आ जाता है। ठीक है ना, अब इनकम वाले तरीकों को हम यहाँ पे लिख तो मैंने दिया है, बट इसको पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है ना, ये पूरा हमने एक्सपेंडिचर वाले मेथड को यहाँ पे पढ़ लिया। देखो, दूसरा जो हमारा तरीका है वो था इनकम मेथड। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च होता है और इनकम का मतलब, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च होता है और इनकम का मतलब आय होता है ना, इनकम मेथड।
ठीक है, इनकम मेथड। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस हमें पता है कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, ये भी इनका जो भी इनकम हुआ होगा, ये सारा जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जो भी इनका इनकम हुआ होगा, बस इनके इनकम को क्या कर लो, ऐड कर लो। इनके इनके इनकम को हमें ऐड कर लेना है। ठीक है ना, इनके इनकम को, टोटल इनका इनकम निकाल दो, टोटल ग्रॉस। ठीक है, इनका टोटल इनकम ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इनकम मेथड। ठीक है, तो ये बड़ा पूछता भी नहीं है, और ये हमारे यहाँ ज्यादा यूज भी नहीं किया जाता। अभी तक हमारे यहाँ ज्यादा यूज कौन सा किया जाता था, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है ना, अभी तक एक्सपेंडिचर। लेकिन अभी अभी हल्का हल्का बात चल रही है कि हमें जो थर्ड वाला मेथड है ना, जीवीए, जीवीए को हमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, जीवीए वाले मेथड को। चलो, तो एक्सपेंडिचर अभी हमारे यहाँ मतलब ज्यादा एक्सपेंडिचर ही चलता है, याद रखना, ये वाला तरीका हमारे यहाँ काम नहीं करता। ठीक है ना, इसका कुछ रीजन है, बट वहां तक हमें नहीं जाना, तो छोड़ दो उसको। क्योंकि हमारे यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है, जिसका हम अंदाजा, हमारे यहाँ ऐसे सेक्टर्स बहुत ज्यादा है जिनके इनकम को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। जब उनके इनकम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे अजम्पशन लगाना होता है, वहाँ पे हम मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, और जब अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो ये मेथड हमारे यहाँ कारगर नहीं हो पाता। ठीक है, चलो, थर्ड वाला जो मेथड है उसको हम बोलते हैं जीवीए। थोड़ा सा देख लो, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। मैंने अंग्रेजी में लिख दिया था वहां पे, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल मूल्य। ठीक है, मूल्य वर्धित, या कहीं कहीं वर्धन भी लिखा जाता है। ठीक है ना, सकल मूल्य वर्धित या मूल्य वर्धन। ठीक है, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब ये तरीका कैसे काम करता है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि ये कोई फार्मर हुआ। ठीक है ना, कोई फार्मर यहाँ पे हुआ। ठीक है, ये कोई यहाँ पे फार्मर हुआ। ठीक है, फार्मर ने मतलब जीरो, मान लो बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगाता है ना अपना प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी फसल उगाता है इंसान बहुत कम, मतलब मान के जीरो मान के चल सकते हो। ठीक है ना, बहुत कम, ये जो भी लगता है उसको मान भी लोगे तभी बन ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मान लो ये जीरो अमाउंट से यहाँ पे इसने कुछ क्या बनाया, वीट। ठीक है, वीट इसने प्रोड्यूस किया। अब मान लो ये जो वीट प्रोड्यूस किया, ये 20 रुपए का था। कितने रुपए का, 20 रुपए का। ठीक है, फिर इस वीट को ले जाकर के आगे ध्यान से देखो, वीट को आगे किसी फैक्ट्री में लेकर के जाया गया। ठीक है, उस फैक्ट्री में गया तो इस वीट से फिर क्या बन गया, बिस्किट बन गया। है ना, बिस्किट। और ये बिस्किट का जो प्राइस हुआ वो 40 रुपए का बना, मतलब 40 रुपए का बिस्किट बना, इतने 20 रुपए के गेहूं से 40 रुपए का बिस्किट बना। ठीक है, और फिर इस बिस्किट को आगे बाजार में ले जाके बेचा गया, तो ये कितने का बिका, 100 रुपए का बिका। ठीक है, तो इसमें जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचो ध्यान से। जीडीपी, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है कि जहां जहां जो भी वैल्यू का एडिशन हुआ है ना, खाली हम उसकी बात करेंगे, खाली हम उतना ही कैलकुलेट करेंगे। देखो, वैल्यू एडेड, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है। वैल्यू एडेड का मतलब जितनी वैल्यू हर बार ऐड हुई है, मतलब हर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, या हर मान लो जिस भी सेक्टर में, मान लो कि यहाँ पे प्राइमरी हो गया या सेकेंडरी हो गया। ठीक है, ये भी सेकेंडरी ही है। फिर यहाँ तक जाते जाते ये टर्सियरी आ जाएगा, कुछ मतलब कि सर्विस वगैरह आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, वो चीजें। तो जो भी जहाँ पे एडिशन हुआ वैल्यू का, उस खाली एडिशन को हमें ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे फार्मर ने जीरो, अपना 0 रुपए लगाया और 20 का प्रोड्यूस किया, तो वैल्यू एडिशन कितना किया, 20 रुपए का एडिशन किया। ठीक है, फिर यहाँ पे 20 रुपए का सामान लगा और 40 रुपए का निकला, तो यहाँ भी जो वैल्यू ऐड हुआ, जो भी वैल्यू एडिशन, मतलब एडिशन में जो भी वैल्यू हमें मिला, वो कितना मिला, 20 रुपए का ही मिला। चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 40 रुपए का बिस्किट था, लेकिन फाइनल जाकर के 100 रुपए का बिक रहा है। तो बताओ यहाँ पे कितना वैल्यू ऐड हुआ, 60 रुपए ऐड हुआ। ठीक है, 60 रुपया। तो यहाँ पे जो भी हमारी जीडीपी निकल के आएगी, जीडीपी वो क्या आएगी, इन सबको ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों को निकाल करके, जो भी यहाँ पे जितनी बार भी जो भी है, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये हमारा 20 है, प्लस ये भी 20 है, और प्लस ये भी 60, यानी कितना हो गया, 100 रुपया। देखो, 100 रुपये का हम बेच भी रहे हैं, और 100 रुपये की हमारी जीडीपी भी आ गई। समझ रहे हो, हमने 100 रुपये का बेचा भी, 100 रुपये जीडीपी। अब यहाँ पे पूछोगे सर फिर ऐसे क्यों नहीं जोड़ लेते कि 20 40, तो ऐसे जोड़ेंगे ना तो दो दो बार काउंट हो जाएगा। देखो, जैसे मान लो हमने 20 ले लिया और यहाँ पर 40 लिया, तो इस 40 में ये 20 दो बार आ गया। ये 20 पहले यहाँ भी काउंट हो चुका है, और जब हमने इसको 40 रुपए काउंट किया, तो ये 20 पहले से इसमें शामिल है, और एक बार और काउंट हो गया 40 में। फिर जब 100 यहाँ पे 100 काउंट करेंगे, तो ये कितना, 160 टोटल आ जाएगा। और यही 20 यहाँ पे 20 को दो बार काउंट कर लेंगे और 40 को एक बार। ठीक है ना, राइट, 160 हो जाएगा। तो 20 कितनी बार काउंट हो जाएगा, 20 यहाँ पे
एक बार 20 काउंट होगा और 40 भी एक बार काउंट, 60 रुपए काउंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 बार। तो ये 2 बार काउंट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, ये इसको GVA 1 बोल देते हो, ठीक है, GVA 1, यहाँ पे GVA 2 और यहाँ पे GVA 3, ठीक है। ऐसे जो भी हर सेक्टर पे जो भी जीवीए निकल के आया, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो भी निकल करके आया, उन सबको ऐड कर दो, इससे क्या निकल जाएगा, जीडीपी निकल जाएगी हमारी, ठीक है। ये बात हो गई। और अब तरीका तो हो ही गया, अब कुछ टर्म्स है, थोड़ा जल्दी उसको देख लेते हैं, ठीक है ना, कुछ टर्म्स जल्दी में, क्लास थोड़ी सी लंबी तो हो ही गई है, बट देख लेते हैं, खत्म ही कर लेते हैं इसको। अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे मान लो कि हमने नेशनल इनकम शुरू में देखा तो था, ठीक है ना, नेशनल इनकम। तो अभी मन में डाउट ये चल रहा होगा कि हमने चार चार पांच पांच चीजें पढ़ ली सर, मतलब 4 चीजें ऐसी पढ़ी, जैसे मान लो कि जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, 4 चीजें हमने पढ़ी, और उन 4 चीजों को एक बार फैक्टर कॉस्ट से पढ़ा और एक बार मार्केट प्राइस से पढ़ा, तो ये 4 दूनी 8 बन गई। ये 8 में से किसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, तो याद कर लो। हम नेशनल सोचोगे तो समझ भी जाओगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेशनल इनकम हम किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, याद रखना। उन सब में से हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो नेशनल इनकम, अब थोड़ा लंबी फिर समझाने लग जाऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर ले इसको, तो ज्यादा समझो मत, ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और उतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है, उतना गहराई तक जाना, और थोड़ा सोचोगे तो समझ भी जाओगे, मैंने सारी बातें ध्यान से समझाई है, बस उसी को दोबारा रिवीजन करोगे ना, समझ में आ जाएगा हम इसको ही क्यों नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, चलो ये हो गया। अब एक और आता है यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं पर्सनल इनकम, है ना, ये पेपर में पूछता है, याद रखना, पर्सनल इनकम, ठीक है, या इसको हिंदी में इसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं, इसको व्यक्तिगत आय, ठीक है, व्यक्तिगत आय, ठीक है, इसको व्यक्तिगत आय बोलते हैं, व्यक्तिगत आय हम बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है पर्सनल इनकम, तो याद रखना पर्सनल इनकम, अच्छा मैंने ये एक बार मैं जो बेसिक्स बता रहा था वहां पे थोड़ी सी ये चीज मैंने पर्सनल इनकम लिख दिया था, वहां पे एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था ना, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, चलो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल बताना चाहता है, एक इंसान की जो इनकम है, अगर किसी एक इंसान के इनकम की बात करें, यानी किसी एक इंडिविजुअल की इनकम की बात करें, तो उसको हम किस में रखेंगे, माइक्रो में रखेंगे। ये बात हमने कहाँ पे कर ली है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में, ठीक है। लेकिन वहां पे इनकम ऑफ इंडिविजुअल लिखने की जगह पे मैंने पर्सनल इनकम लिख दिया था गलती से, ठीक है, फिर मैंने वो कमेंट करके वहां पे समझा भी दिया था, वो पर्सनल इनकम नहीं है, वो इनकम ऑफ इंडिविजुअल है। अब पर्सनल इनकम का मतलब क्या होता है, पर्सनल इनकम का मतलब होता है कि, हाँ, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम ऑफ all the individuals, all the individuals, ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी, ऑफ एन इकोनॉमी, ध्यान से रखना, देखना इसका मतलब क्या हो गया, कि किसी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों के इनकम को जोड़ करके, ध्यान से देखना, जैसे हमारे यहाँ बात करें तो 140 145 करोड़ के आसपास लोग हैं, तो 145 करोड़ लोगों की जो टोटल इनकम आएगी, उन टोटल के इनकम को हम जोड़ देंगे तो वही क्या बन जाएगा, पर्सनल इनकम बन जाएगा। तो अब जरा सोच के बताओ कि ऐसे अगर पूरे देश के सभी लोगों के इनकम को जोड़ा जा रहा है, तो ये जो पर्सनल इनकम कॉन्सेप्ट है, ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा या मैक्रो में आएगा, तो जब पूरे देश का सबका जोड़ा जा रहा है एक साथ, एज अ होल, एज अ सम, जब हम काउंट कर रहे हैं, तो ये हमारे किस में आएगा, मैक्रो का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो हमने वहां पढ़ा था कि इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंसान की इनकम, तो वो होगा माइक्रो में। चलो, ये थोड़ा सा पीछे वाली बात थी, जो मैंने एक बार गलती से कुछ और लिख दिया था वहां पे, तो वो मैंने दोबारा बता दिया। अब ध्यान से देखो इसको निकालते कैसे हैं, तो टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, टोटल इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, निकालते कैसे हैं, तो जब पीआई हमें निकालना होता है, तो पीआई निकालने का फॉर्मूला होता है कि पहले जीडीपी हो गया। अब बताओ, ध्यान से देखो, जीडीपी में, जीडीपी कौन सा मतलब वैल्यू, कौन सा पैसा हो गया, जीडीपी वो पैसा हो गया जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, तो जो प्रोड्यूस हुआ उनका जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा इनकम है जो इसके अलावा इंसानों को और दिया जाता है, या किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को दिया जाता है, सोचो, इसके अलावा और कौन सा इनकम है जो इंडिविजुअल को दिया जाता है, और कौन सा ऐसा इनकम है जो इंडिविजुअल से लिया जाता है, सोचो।
जैसे अब जीडीपी में क्या, ध्यान समझो इसको, जीडीपी में हम क्या करते हैं, इनकम रिसीव्ड, ठीक है ना, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, इसको हम जोड़ते हैं। यानी ऐसा इनकम जो हमने लिया तो है बट उसको हमने कमाया नहीं है, ऐसे इनकम को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ देते हैं इसमें। सोचो ऐसा कौन सा इनकम होता है जिसको हमने कमाया नहीं है बट हमें मिल गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ऐसे इनकम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट इसी को हम बोलते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली अगर बोलूं, दोनों में से कुछ भी लिख के आ सकता है पेपर में, ठीक है, दोनों को याद रखना है। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, मतलब ऐसा इनकम जो हमने पा तो लिया है बट हमने उसको कमाया नहीं है, ये ट्रांसफर पेमेंट वाला इनकम होता है, ठीक है। और इसमें से वो इनकम हम घटा देते हैं जो हमने अर्न तो किया है बट अभी तक हमें मिला नहीं है। तो यहां से माइनस करते हैं कौन सा, इनकम हमने अर्न तो किया है, ठीक है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इसमें कौन सा इनकम आएगा सोच के बताओ, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, ऐसा इनकम जो हमने अर्न तो किया है बट हमें अभी तक मिला नहीं है। तो देखो जैसे मान लो हम कहीं भी कुछ जॉब करते हैं, चाहे सरकारी कर रहे हो या प्राइवेट कर रहे हो, उसमें से कुछ पीएफ के रूप में पैसा कटता है, प्रोविडेंट फंड के रूप में, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी के रूप में भी, मतलब सोशल सिक्योरिटी बोल सकते हैं उसको, उसी के रूप में कटता है, ठीक है, कुछ ऐसे भी पैसा कटता है, कुछ बोनस के रूप में भी, जैसे मान लो कि जो तुम्हारी सैलरी है उसमें से जो कंपनी वाला होगा प्राइवेट अगर है तो वो कुछ बोनस के रूप में काटता है, और मतलब आखिरकार में 2 साल 3 साल बाद उसको बोनस के रूप में फिर पेमेंट करता है। तो ऐसी कुछ चीजें वो होती है। या फिर मान लो जो भी हम सरकारी भी जॉब अगर कर रहे हैं, यहाँ से मान लो सिजिल के थ्रू तुम्हारी जॉब लग गई, तो वहां पे कुछ चीजें कटती है ना, मान लो सरकार वहां से कुछ पैसे काटती है और अपनी तरफ से उसमें कुछ मिला करके बाद में वही पेंशन के रूप में, या जो हम रिटायर होते हैं तो हमारे किसके ग्रेचुएटी फंड बोलते हैं या प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, उसके रूप में वो हमें क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो वो क्या, उनको हमने अर्न तो किया है बट हमें मिली नहीं है। तो वैसे सारे चीजों को हम यहाँ से क्या, वैसे सारे पेमेंट को या पैसे को हम क्या करते हैं, जीडीपी से निकाल देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो जीडीपी में वो ऐड पहले से ही था, कैसे, हमने सर्विस दिया था तो उस सर्विस के वैल्यू को हमने पहले ही ऐड कर लिया था, लेकिन एक्चुअल में वो हमें हमें मिला नहीं, उसको हमें 2 साल 3 साल बाद मिलेगा या पता नहीं कब मिलेगा। तो उसको हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस। तो इसमें कौन आता है, जो मान लो पीएफ वाला हो गया, ठीक है, या सोशल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, या और अगर बात कर लो कौन सा, बोनस वगैरह जो मिलता है कंपनीज में, ठीक है ना, बोनस, ये सारे पेमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, मैं अगले पेज पे लिख दे रहा हूँ, पर्सनल इनकम का, यहाँ पे देखो, पी आई का फॉर्मूला बन गया कि जीडीपी, ठीक है, प्लस क्या, कौन सा, ट्रांसफर पेमेंट्स, मैं वही लिख दे रहा हूँ, पूरा ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, वैसे कौन सा आता है, ट्रांसफर पेमेंट्स आती हैं, ठीक है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स। घटाते कौन सा है, घटाते हम जो इनकम हमने ऑन तो किया था बट नॉट रिसीव्ड, बट हमें मिला नहीं। 2 3 बार इसको रिवीजन कर जाओगे ना, याद हो जाएगा। वैसे मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, समझ भी जाओगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है ना। रिसिप्ट, तो ये पर्सनल इनकम हो गया, ठीक है। अब एक नया जो टर्म आता है वो होता है पीडीआई। पीडीआई का मतलब होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। इसका इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा कि व्यक्तिगत खर्च करने वाली आय, या जो हम खर्च कर सकते हैं। तो बताना, अभी जो हमने पर्सनल इनकम पढ़ा, हमारे पास ये सारे पैसे आ गए, अब इन पर्सनल इनकम में से ऐसा कौन सा अमाउंट होता है या ऐसा कौन सा पैसा होता है जो हम चाह करके भी खर्च नहीं कर सकते, सोचो, बस निकल जाएगा ये, सोचो, ऐसा कौन सा अमाउंट है, ऐसा कौन सा अमाउंट है जो हम खर्च नहीं कर पाते हैं। तो टैक्स है ना, जो हमारा इनकम हुआ उस पर हमें कुछ इनकम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। ये इनकम टैक्स, डायरेक्ट वेयर टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट टैक्स। तो ये पर्सनल इनकम हमारा हो गया, इस इनकम में से हमें कुछ क्या टैक्स देना पड़ता है, तो उस टैक्स को हम क्या करते हैं, माइनस। यानी कि पर्सनल इनकम वो सारा इनकम हो गया कि जितना हमारे पास पैसा आ चुका है, लेकिन जो हमारे पास पैसा आता है उन सबको हम अपने अपने लिए खर्च तो नहीं कर सकते ना, उनमें से कुछ सरकार को देना पड़ जाता है टैक्स के रूप में। तो वही जो सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ गया, उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या बन जाता है कि पर्सनल इनकम माइनस टैक्स, ठीक है। एक और टर्म होता है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर
कैपिटा इनकम, ठीक है ना। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। जैसे मान लो कि चाहे जीडीपी की बात करो या किसी की भी, जो भी इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे उसमें से किसी की भी बात करो, जीडीपी बात करो या नेशनल इनकम की बात करो, ठीक है ना। पर कैपिटा का मतलब हो गया प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। तो देखो जो जो भी हमें टोटल जीडीपी है, इस जीडीपी में अगर पॉपुलेशन से भाग कर दोगे, पॉपुलेशन से, तो क्या निकल के आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा ये जीडीपी हो जाएगी। और नेशनल इनकम में अगर हम भाग कर देंगे किससे, पॉपुलेशन से, तो क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम हो जाएगी, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये पर कैपिटा इनकम याद रखना, ये निकालना हो तो। ये बात हो गई। और चल, अब मैं मान के चल रहा हूँ ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। एक और टर्म होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट थोड़ा सा समझ लो, पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी ये क्या होता है। तो बस ऐसे समझ लो कि पोटेंशियल जीडीपी हम उसको बोलते हैं ना, एक ऐसी एवरेज जीडीपी जिस पे हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं। इसका टेक्निकल डेफिनेशन लिखवा सकता हूँ बट वही तुम्हारे लिए वो काम का नहीं होगा, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम क्या समझेंगे इसको, पोटेंशियल जीडीपी, व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी। तो एक ऐसी जीडीपी, ठीक है, जिस जीडीपी को हम, जो मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं हो बहुत कम भी नहीं हो, एवरेज हो, और उस जीडीपी को हम लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। यानी कि वो जीडीपी सॉरी नॉट जीपीटी, वो ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एवरेज हमारी जीडीपी है, ठीक है, एडीपी जीडीपी का एवरेज ग्रोथ रेट है यहाँ पर, मतलब एक एवरेज ग्रोथ से ये चल रहा है। तो देखो पोटेंशियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो जीडीपी लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। जैसे मान लो कि लंबे समय तक 10 साल 20 साल तक वो जीडीपी को हम हमेशा लेके चल रहे हैं। जैसे मान लो कि हमारी जीडीपी हर साल 8% के हिसाब से ग्रो कर रही हो, तो अगर 10% किसी साल कर गई तो क्या इस 10% को हम पोटेंशियल जीडीपी बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। किसी साल अगर मान लो घट करके 6% हो गई, तो क्या इसको बोलेंगे, बिल्कुल भी जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी नहीं बोलेंगे। क्योंकि इन दोनों का एवरेज 10, दोनों का एवरेज की अगर बात करें तो 8 ही आएगा। चलो 10 और 16 का 8 ही आएगा, तो एवरेज 8 ही हो गया। तो ये जो एवरेज होगा ना, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी, क्योंकि इस जीडीपी को हम लंबे समय तक सस्टेन करके रख पाएंगे। सस्टेन का मतलब कि लंबे समय तक ये रह सकती है, टिक सकती है, लंबे समय तक यही चलती रह जाएगी, ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी हो जाएगी। अब कुछ यहाँ पे टर्म्स होते हैं कि ये जो मान लो, ये जो ऊपर वाला ये टर्म हो गया, तो ये जीडीपी 10% हो गई, ये जीडीपी 6%, तो ये दोनों के बीच में कुछ गैप आएगा ना, इस गैप को हम बोलते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, या स्फीतिक गैप भी बोलते हैं, स्फीतिक अंतराल भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना, इन्फ्लेशनरी गैप, हिंदी मैंने बता दिया स्फीतिक अंतराल, इन्फ्लेशनरी गैप। और ये इसको गैप को क्या बोलते हैं, ये जो नीचे जो हमारी पोटेंशियल जीडीपी एवरेज वाली जीडीपी है उससे नीचे अगर हो गया तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिसेशनरी गैप, और इससे रिसेशनरी गैप, ठीक है, रिसेशनरी गैप बोलते हैं, ठीक है। और एक और बात, एक और टर्म होता है रिसेशनरी गैप का मतलब हो गया कि क्या, मंदी अंतराल, मंदी अंतराल बोल लो, ठीक है, मंदी अंतराल ही हो जाएगा ये, मंदी अंतराल हिंदी में। और ये दोनों गैप, इन्फ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप, दोनों गैप को मिला करके एक ही नाम से बोला जाता है, इसको बोलते हैं आउटपुट गैप। अब इसका कुछ हिंदी में नहीं होता, ठीक है ना, हिंदी में भी आउटपुट गैप मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम कॉल करते हो तो कॉल में आउटगोइंग कॉल्स होती हैं, तो आउटगोइंग कॉल्स को हिंदी में क्या बोलते हो, कुछ नहीं, तो बस वही आउटपुट गैप, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हमने पूरा खत्म कर ही लिया, कर लिया, अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सारे टॉपिक सारे हमने पॉइंट्स देख लिए, ठीक है। और अगर कुछ मैं देखूंगा, अगर कुछ मान लो इसमें छूट गया हो कुछ कहीं पे, तो उसको मैं कमेंट में कमेंट करके पिन कर दूंगा, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। और मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लगा है कि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी थोड़ी, तो आप, वही बात है, थोड़ा चैनल को सपोर्ट दिखा सकते हो, ठीक है ना, काफ़ी नया चैनल है, सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है, सब्सक्राइब टू नॉट माई, सब्सक्राइब टू आर चैनल, ठीक है ना, सब्सक्राइब टू आर, ये मेरा नहीं हमारा चैनल है, ठीक है, सब्सक्राइब टू आर चैनल। वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है, और अगर मन करे तो शेयर भी कर सकते हो। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय टिल देन।